हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं पाइथन नंपाई। और जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअली ये है क्या, और उसके बाद चलेंगे हम इडल पे, जहां पर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो इसकी शुरुआत करते हैं इसी डेफिनेशन से। नंपाई जो है वो मेनली स्टैंड करता है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए, यानी नंबर रिलेटेड पाइथन। डेटा एनालिसिस की बात करें, साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करें, या किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, तो ये काफ़ी ईजी इंटरफेस देता है हमारे को काम करने के लिए। साथ में कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है हमारे को, ताकि हम C++ जैसी लैंग्वेज के साथ में इंटीग्रेट कर सकें इसे। इसके डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एरे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर आता है। ये जो हमारे पास एरे है ये लिस्ट के जैसा है। जैसे लिस्ट के अंदर अगर आपने काम किया है तो आपको पता होगा वहाँ पर अलग अलग इंडेक्सेस, मतलब लीनियर ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो ऑर्डर्ड वे है, एक अलग अलग इंडेक्सेस पे अलग अलग जो भी हमारे पास वहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। बस इसमें जो है वो अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अलग अलग डेटा टाइप नहीं हो सकते। अलग अलग वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप इंटीजर जो है वो स्टोर कर रहे हैं तो आप इंटीजर ही कर सकते हैं, साथ में फ्लोट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो लिस्ट के अंदर पॉसिबल है। लिस्ट के अंदर अगर हम चाहें तो लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट ले सकते हैं, हम चाहें तो लिस्ट के अंदर जो है वो एक ट्यूपल ले सकते हैं, हम चाहें तो उसके अंदर वहाँ पर स्ट्रिंग ले सकते हैं। वहाँ पर कोई सा भी अलग अलग डेटा टाइप जो है वो अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन एरे में ऐसा नहीं हो सकता। एरे के अंदर अगर आप इंटीजर जो है वो स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर ही स्टोर करेंगे, अगर आप स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कर रहे हैं तो सारे के सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स ही वहाँ पर स्टोर होंगे। और इसके कारण क्या होता है, ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। ये जो है ये कंटिन्यूअसली वहाँ पर मेमोरी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, और इसके कारण इसका रिट्रीवल काफ़ी फास्ट हो जाता है। और अगर मान लो हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो उसकी पोजीशन जो है उस पर इसको कॉल करना बहुत ईजी है, क्योंकि एक ऑर्डर्ड वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमारा लिस्ट होता है। मतलब एक के बाद एक वहाँ पर एलिमेंट जो है वो स्टोर होते हैं, जो कि उसके जीरो इंडेक्स से लेकर शुरू होंगे, और जितनी भी उसकी लेंथ है वहाँ तक आगे जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ डिफरेंसेस जो एरे और लिस्ट के बीच में होते हैं। तो अगर हम डिफरेंसेस जो है उनको डिस्कस करना चाहें तो हम देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। एरे में एक ही टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। एलिमेंट जो हैं वो अगर हम देखें तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के अंदर एरे के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही डेटा टाइप है तो आराम से वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के अंदर लोकेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हम लिस्ट की बात करें तो वो नहीं हो पाते वहाँ पर। अगर हम लिस्ट की बात करें तो वो वहाँ पर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मतलब हम चाहेंगे लिस्ट के सारे एलिमेंट जो है उनको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम एक बार में नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि सारी की सारी लिस्ट जो है उसके अंदर हम वहाँ पर 5 प्लस कर दें तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन एरे के साथ अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो वो काफ़ी ईजिली हो जाता है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो क्योंकि वहाँ पर डेटा टाइप अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर जो मेमोरी है वो ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि हर एक डेटा टाइप जो है वो वहाँ पर अलॉन्ग विद द वैल्यू वहाँ पर स्टोर होता है। लेकिन अगर मान लो हम एरे की बात करते हैं तो एरे के अंदर वहाँ पर ये एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि डेटा टाइप तो एक ही रहेगा। एक ही डेटा टाइप रहेगा तो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वहाँ पर डेटा टाइप जो है उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कम मेमोरी के अंदर जो है वो फास्ट काम करता है। लिस्ट जो है वो कोर पाइथन का एक पार्ट है। मतलब ये किसी लाइब्रेरी के साथ में नहीं आ रहा, सीधा सीधा जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो मेन पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपके पास ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन एरे जो होता है नमपाई लाइब्रेरी के साथ आता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं लिस्ट और एरे के अंदर। अब हम बात करते हैं नमपाई और एरे की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम इडल पे आप देख ही सकते हैं कि हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई। तो नमपाई को हम इंपोर्ट करते हैं, और बार बार टाइप ना करना पड़े इसलिए हम इसको एक वेरिएबल दे देते हैं np। अब यहाँ पर लिस्ट की बात करते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर अलग अलग लिस्ट लूँ, मैं एक सिंपल लिस्ट लेता हूँ जिसके अंदर मैं 1, 2, 3 इस तरह से लेता हूँ। एक लिस्ट में लेता हूँ यहाँ पर जिसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि कुछ स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पर A, B, C ये ले लेता हूँ। हम यहाँ पर देखेंगे कि लिस्ट 1 जो है वो मैंने इंटीजर्स की ली है। लिस्ट 2 जो L2 मैंने ली है वो यहाँ पर कैरेक्टर्स लिए हैं, लेकिन ऑब्वियस है कोटेशन मार्क है तो पाइथन उसको एक स्ट्रिंग की तरह लेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो उसको स्ट्रिंग की तरह दे दिया है। यहाँ पर L3 जो है उसे हम लेते हैं और इसके अंदर हम ऐसा करते हैं फ्लोट पॉइंट्स दे देते हैं। 2.3 मान लो हमने ले लिया, 3.4 ले लिया हमने, और फिर इसी तरीके से 5.6 ले लिया। सबके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो है वो एक ही डेटा टाइप जो है वो यूज़ किया है। अगर हम लिस्ट 1 की बात करते हैं तो सारे इंटीजर्स हैं, अगर लिस्ट 3 की बात करते हैं तो सारे फ्लोट हैं, लिस्ट 2 सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिए हैं, और इनको अगर मैं एरे बनाता हूँ यहाँ पर
एरे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल देना होता है इस तरह से। उसके बाद मुझे np जो कि मैंने वेरिएबल लिया है numpy के लिए, डॉट, अगर आपने np नहीं लिया तो आपको numpy पूरा टाइप करना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर np लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर एरे इस तरह से लूँगा, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में मैं कोई सी भी लिस्ट जो है वो मैं पास कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर L1 ली, तो इस तरह से मेरे पास एक एरे बन जाएगा A1। और ऐसा करते हैं, हम 3 एरे बनाते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो चेंज करना है वो हम कर देते हैं। ये हमने कर दिया। यहाँ पर ये 3 ले लेते हैं, इसको भी हम 3 कर देते हैं। तो हमारे पास 3 एरे जो हैं वो बन गए। मैं आपको आउटपुट जो है वो लेकर दिखाता हूँ इनका। A1 सबसे पहले पहला एरे लेकर दिखाता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो कोई खास चेंज आपको नहीं दिखेगा। जो आपका लिस्ट का आउटपुट होता है और जो आपका एरे का आउटपुट होता है, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सिमिलर सा है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर कॉमास नहीं है। जो आपके लिस्ट के अंदर कॉमास होते हैं वो यहाँ से हट चुके हैं। तो आपको यहाँ पर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो अलग अलग कॉलम्स में मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ और प्रिंट में आपको मैं L1 दिखाऊँ, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो आप अब आराम से देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास लिस्ट होती है उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, जबकि हमारे पास एरे जो होते हैं वो हमारे पास अलग अलग कॉलम में होते हैं। इसके अलावा अगर मान लो हम बाकी इस तरह से अब लेते हैं A2, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ A3, तो आप देखेंगे हमारे पास कोई खास चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि वहाँ पर कॉमा की जगह वो अलग अलग कॉलम हो जाते हैं और कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉलम वाइज अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी लिस्ट को हम वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं एक एरे के अंदर। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई लिस्ट ऐसी हो जिसके अंदर डेटा टाइप जो है वो अलग अलग हो, तो क्या वहाँ पर अगर मान लो मैं एरे बनाना चाहता हूँ तो कोई वहाँ पर एरर आएगा? ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। L4 मान लो हम यहाँ पर लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं नंबर इंटीजर, एक हम ले लेते हैं 2.3 एक फ्लोट, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर हेलो, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टर, सिर्फ सिंपल मान लो हमने ले लिया E। अब ये जो है ये हमने L4 लिया है और A4 हम इसका एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए सिंपल हमारी कमांड जो है वो आप जानते ही हैं, सिंपल एरे कमांड लेंगे, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में हम L4 जो है इसको पास करवा देंगे, और आउटपुट में अब मैं आपको सिर्फ एक आउटपुट लेकर दिखा रहा हूँ, वो क्या है, वो है A4। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आया, जबकि हमने डिस्कस ये किया था कि जो एरे होते हैं उनमें एक ही डेटा टाइप होता है, जबकि हमने जो पास किया है उसके अंदर 4 अलग अलग, 4 अगर हम पाइथन की बात करें तो 4 तो नहीं है, अगर हम पाइथन की बात करें तो 3 अलग अलग डेटा टाइप हैं, क्योंकि पाइथन इन दोनों को जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ही यहाँ पर ट्रीट करता है। लेकिन ये जो है ये एक फ्लोट है और ये जो है ये हमारे पास एक इंट है। अब ये जो हमारे पास इंट, फ्लोट और ये स्ट्रिंग है, ये सारे के सारे वहाँ पर आ भी रहे हैं और हमारे पास कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कभी भी एरे जो है वो बनता है और उसके अंदर अगर डेटा टाइप अलग अलग होते हैं तो वो उसे किसी भी एक कॉमन डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और ऊपर वाला केस यानी ये जो L4 वाला केस है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर उसको सबसे कन्वीनियंट वे रहेगा कि वो सारे के सारे जितने भी हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको वो स्ट्रिंग में ले ले। और अगर आप देखेंगे आउटपुट में तो उसने ऐसा ही किया है। उसके लिए अब जो 1 है वो एक स्ट्रिंग हो गया है, 2.3 जो है वो भी एक स्ट्रिंग हो गया है। तो एक ही डेटा टाइप के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो गए हैं। मतलब जो 1 है अब उसकी वो मैथमेटिकल आइडेंटिटी चली गई है, 2.3 है इसकी मैथमेटिकल आइडेंटिटी चली गई है। इसे हम अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे को 4.6 नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से जो एरे है वो ऑटो कन्वर्जन करता है। अगर मान लो हमारे पास एक दूसरा, हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं और मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए हम L5 एक लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पर A5 एक एरे बनाते हैं। पास भी हम यहाँ पर L5 ही करेंगे, लेकिन अब जो है मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 2 एलिमेंट हैं इनको मैं हटा देता हूँ। और अब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट में A5 लेता हूँ, इस वाले प्रिंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करके रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स आए हैं
इन एलिमेंट्स में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब वो चेंज क्या है? अब अगर यहाँ पर हम हमारा आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट के अंदर 1 नहीं है बल्कि 1 पॉइंट है। 1 और 1 पॉइंट में फ़र्क क्या है? 1 जो है वो एक इंटीजर है, जबकि 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एक फ्लोट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरे ने यहाँ पर एक कन्वर्जन की है, और वो कन्वर्जन क्या है? उसने इंट को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑटो कन्वर्जन जो है वो होती है, और कन्वर्जन हमेशा इस तरह से होती है कि वहाँ पर डेटा लॉस जो है वो ना आए। डेटा लॉस को बचाने के लिए हमेशा जो है वो छोटा स्ट्रक्चर जो है वो बड़े स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर फ्लोट के अंदर वहाँ पर कन्वर्ट होगा, फ्लोट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी फ्लोट को हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर डेटा लॉस आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास अब कुछ एरे जो है वो मैंने आपको बनाकर दिखाए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर डेटा टाइप की। तो हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं A1। इसके डेटा टाइप को समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे को यहाँ पर डी टाइप, ये जो है ये टाइप करना होगा। और मैं ऐसा करता हूँ, जो हमने 5 अलग अलग लिए हैं, ये पांचों के पांचों एरे के मैं आपको टाइप जो है वो इस तरह से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है मैंने सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 इस तरह से कर देते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैं आपको यही बता रहा था कि जो हमारे पास सबसे पहला टाइप है ये इंटीजर टाइप है। ये आपके पास जो है वो int 32 के अंदर आया है। दूसरे वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रिंग टाइप है। ये आपका यहाँ पर U1। क्यों ये U1 में क्यों आया है? क्योंकि सारे के सारे आपने यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिए थे, ये कैरेक्टर्स हैं, एक सिंगल लेटर हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ जरा, EL अकेडमी लिख देते हैं हम। यहाँ पर सेव करते हैं, अब रन करते हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास U1 से U10 हो गया है। अगर हम यहाँ पर देखें जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स यूज़ करी हैं, तो यहाँ पर हमारे पास U32 हो गया है। तो जब कभी भी हमारे पास वहाँ पर डेटा टाइप को हम बदलते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास डी टाइप, ये हमारे को बताता है कि हमारी वहाँ पर कन्वर्जन के अंदर कोई ना कोई चेंज तो आया है। अगर मान लो हम L3 की बात करते हैं तो L3 हमारे पास फ्लोट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में उसने फ्लोट 64 ही दिया है। यहाँ पर जो हमारे पास ये मैंने आपको बताया था L5, इसके अंदर मैंने एक इंटीजर लिया था, एक फ्लोट लिया था, लेकिन आउटपुट में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से उसने इंटीजर को वहाँ पर फ्लोट के अंदर चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर भी डेटा टाइप जो है वो उसने फ्लोट 64 इसीलिए दिया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एरे हमेशा एक ही डेटा टाइप को सपोर्ट करेगा। अगर वहाँ पर हम मल्टीपल डेटा टाइप देने की कोशिश करेंगे और वो वहाँ पर कन्वर्ट कर सकता होगा तो वो बिल्कुल करेगा, और हमारे को अल्टीमेटली जो है एक सिंगल डेटा टाइप के अंदर वो लिस्ट जैसी फॉर्म के अंदर एक आउटपुट देगा। लिस्ट जैसी क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। लिस्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम एरे की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कॉलम सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। और अगर हम बेसिक वहाँ पर एरेज की बात करते हैं, यानी 1 डायमेंशनल एरेज की, तो वो यही होता है। अब बात यह है कि 1 डायमेंशनल एरे जो मैंने आपको बोला है वो है क्या। 1 डायमेंशनल एरे जो है वो एक लीनियर अरेंजमेंट है, यानी यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक के बाद एक जो है वो अरेंज्ड हैं। यहाँ पर कोई भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है। कई बच्चों को यहाँ पर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट समझने में मुश्किल होगी कि वॉल्यूमेट्रिक अरेंजमेंट जो है वो क्या हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम उस पर नहीं जाते। अभी के लिए हम 1D के बाद 2D पे आते हैं। पहले 2 डायमेंशनल एरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो मैट्रिक्स जैसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैट्रिसेस हैं ये आप मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं वही वाली मैट्रिसेस हैं। मतलब यहाँ पर हम मैट्रिक्स क्रिएशन जो है वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि ये आपके एरे जो हैं वो किस डायमेंशन के हैं, तो वो आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो ndim ये कीवर्ड जो है ये यूज़ करना पड़ेगा, और ये आपको वहाँ पर डायमेंशन जो है वो आउटपुट में देगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको डायमेंशन जो है वो बता रहा है कि इसमें 1 डायमेंशनल सेटअप है ये हमारा, यानी इसके अंदर जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लीनियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास वहाँ हम मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने जो बात की वो 1 डायमेंशनल एरेज की थी। अब हम बात करेंगे 2D एरे की। 1 डायमेंशनल एरे में हमने क्या देखा था कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक कॉलम वाइज अपने आप अरेंज हो जाते हैं, मतलब उनमें एक ही एक्सिस होती है। लेकिन अगर मान लो हम वहाँ पर 2D एरे की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 एक्सिस हो जाती हैं।
एक एक्सिस तो वो एक्सिस है जिस एक्सिस के बारे में आप जानते हैं, यानी जिसके अंदर हम वहां पर एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट्स लेते हैं, इसे हम बोलते हैं रो एक्सिस। दूसरी जो एक्सिस होती है वो हमारे पास होती है कॉलम एक्सिस। कॉलम एक्सिस जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज करती है। तो ये दो एक्सिस अगर मान लो हम लेते हैं और इसके अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसा सा एक अरेंजमेंट आ जाता है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं रोज और कॉलम्स के अंदर जो हैं वो डिवाइडेड हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी अगर फर्स्ट रो की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 22, 7। सेकेंड रो में 16, 8, 3। थर्ड रो के अंदर 33, 1, 2। तो ये हमारे पास रो एलिमेंट्स हो जाते हैं। कॉलम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास है 5, 16, 33। सेकेंड कॉलम में है 22, 8, 1 और थर्ड कॉलम के अंदर है 7, 3, 2। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं एक 2D एरे के अंदर। अब ये जो हमारा 2D एरे है जिसे हम अभी के लिए जो देख रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है। इसे अगर हम प्रोग्रामिंग में ले जाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग में ले जाने का हमारे पास क्या तरीका होता है कि जो भी यहाँ पर अलग अलग रोज होते हैं उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट रो है 5, 22, 7 की, उसकी हमने एक लिस्ट बना ली, फिर एक दूसरी लिस्ट बनाएंगे दूसरी रो की, और एक तीसरी लिस्ट बनाएंगे हम तीसरी रो की। ये जो हमारे पास रो 1, रो 2 और रो 3 अलग अलग लिस्ट जो हमने बनाई है, इनको हम नेस्टेड कर देंगे एक पेरेंट लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक पेरेंट लिस्ट के अंदर सारी की सारी लिस्ट जो है वो एक के बाद एक के बाद एक आ जाएंगी, और ये एक एलिमेंट की तरह होंगी। यानी फर्स्ट रो एक एलिमेंट की तरह होगी, सेकंड रो एक एलिमेंट की तरह होगी। और अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर इसका देखना चाहें तो फाइनल स्ट्रक्चर कुछ जो है वो हमारे पास इस तरह से होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका अगर हम एरे बनाते हैं, ये नेस्टेड लिस्ट है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट। इसको अगर हम एरे में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए एक 2D एरे बन जाता है। अब इसे जरा इडल में समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। अब जो हमने डिस्कस किया है उसे देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 3 जो लिस्ट हैं वो पहले से ले ली हैं जो कि हमारी रोज को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। अब मैं यहाँ पर एक और लिस्ट लेता हूँ L, और इसके अंदर ये जो हमारे पास 3 लिस्ट हैं इनको मैं नेस्ट कर देता हूँ L1, L2, L3। हम चाहें तो जो वैल्यूज़ मैंने ऊपर ली हैं उन वैल्यूज़ को डायरेक्ट भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और हम चाहें तो जैसा मैंने स्ट्रक्चर दिया है वैसा दे सकते हैं। और अब एक एरे बनाते हैं A, और इस एरे के अंदर हम लेंगे np.array और इसके अंदर पास कर देंगे जो भी हमारी लिस्ट है। अब मैं आपको प्रिंट आउट जो है वो लेकर दिखाता हूँ। प्रिंट A, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट्स थे वो वाले लिस्ट एलिमेंट्स एक के नीचे एक जो हैं वो अरेंज होकर हमारे को दिख रहे हैं। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर नेस्टेड लिस्ट जैसा ही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं प्रिंट, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेव, रन, आप देखेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो लिस्ट जैसा ही है, लेकिन अब ये यहाँ पर 2 डायमेंशनली अरेंज्ड है। मतलब ये जो है ये लीनियर फैशन में नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि इसके अंदर एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट आ रहा हो। यहाँ पर हमारे पास जो है वो रो वाइज एलिमेंट आए हैं। यहाँ पर जो पहली लिस्ट थी हमारे पास वो पहली रो बन के आई है, फिर हमारे पास दूसरी रो, और इसी तरीके से हमारे पास फिर तीसरी रो आ गई है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशनल एरे होता है। अभी के लिए इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आप समझ पाएं ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पर numpy जो है जस्ट सीख रहे हैं। लेकिन जब हम ग्राफिकल इंटरफेसेस पे काम करते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हमने वहाँ पर स्क्रीन पे कुछ दिखाना होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक 2 डायमेंशनल एरे हमने बना लिया, तो इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं जो हम पता लगा सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड होता है शेप। यहाँ पर अगर हम शेप लिखते हैं तो ये शेप हमारे को क्या देगा, ये जहाँ पर जो हमारी रोज और कॉलम्स हैं ये उनके बारे में बताएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये जो है इसे हटा देता हूँ, और ये जो हमारे पास शेप है इसको मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 3,3 आ गया। इसमें ये जो हमारे पास पहले वाला 3 है ये रोज देता है, और ये जो है ये हमारे पास कॉलम देता है। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसमें कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। मान लो मैं आपको यहाँ पर एक एरे A1 बनाकर देता हूँ, और इसके अंदर जो है वो हम लेते हैं NP एरे, और इसमें मैं लिस्ट 1 पास करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको A1 शेप जो है वो दिखाता हूँ। सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास 3 कॉमा आया। जब यहाँ पर 3 कॉमा आता है तो बच्चों को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ये 3 रोज कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब यहाँ पर एक नंबर होता है तो ये ट्यूपल स्ट्रक्चर हो जाता है। ट्यूपल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारे पास नंबर होता है उसके बाद अगर मान लो वो एक ही नंबर है तो हमेशा कॉमा जो है वो लगाया जाता है। तो ये क्योंकि एक ट्यूपल स्ट्रक्चर होता है तो इसलिए ये यहाँ पर 3 कॉमा है। सिंपली ये हमारे को 3 एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है। इसने ये जो 3 दिया है इसका मतलब है कि एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट है वहाँ पर 3। तो इस कॉमा को हम इस वाले कॉमा से कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब यहाँ पर ये 2 एलिमेंट होंगे कॉमा सेपरेटेड तो पहले वाला एलिमेंट रो दे रहा है, दूसरे वाला कॉलम दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो ये हमारे को रोज नहीं दे रहा है, ये हमारे को वहाँ पर ये बता रहा है कि लीनियर फैशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हमने वहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। अगर मान लो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होते, मैं इसको जो है वो वहाँ पर 55 ले लेता हूँ और अब जो है इसको यहाँ पर सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ जो आउटपुट में हमारे पास एरर आया है इसे अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर जो है वो एक एरे क्रिएट किया था और इस एरे के अंदर हमारे पास जो हमने रोज ली हैं उसके अंदर फर्स्ट रो के यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी हमारे पास रो एलिमेंट्स के साथ में मैच नहीं कर रहे। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम हो गए हैं और अगर हम बाकियों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है और इसके कारण यहाँ पर मिसमैच के कारण ये वाला एरर जो है वो जनरेट हुआ है। तो अभी के लिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान नहीं देते। यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये जो है ये हमारे आगे प्रॉब्लम जो है वो ना क्रिएट करे। और जस्ट हम जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो इस पे करते हैं जो हमारे को बता रहा है कि 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स एक लीनियर फैशन के अंदर अरेंज्ड हैं। अब अगर मान लो हम यहाँ पर ये जो 55 हमने लिया था इसे हम नहीं लेते, यहाँ से इसको इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पर एक आपको दूसरा कीवर्ड जो है वो बताता हूँ, वो है हमारा साइज। अब यहाँ पर जो A1 है इसकी जगह हम A इस तरह से ले लेंगे, सेव करते हैं, रन करते हैं तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 9 जो है वो साइज आया है। ये साइज हमें क्या बताता है? ये साइज बताता है कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ये जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होते हैं ये सिंपल जो भी आपकी रोज और कॉलम के अंदर एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है ये 13 को हटा देता हूँ, यहाँ पर इस 5 को हटा देता हूँ, यहाँ पर ये हटा देता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट ए शेप और ए साइज ये दोनों के दोनों एट्रीब्यूट जो है वो देता हूँ। तो जो शेप एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर रोज कॉमा कॉलम देगा। तो हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम हमारे पास 2 हैं और हमारे पास जो साइज है वो अगर हम सारे एलिमेंट्स को देखें तो वो हमारा 6 होता है। तो शेप और साइज का रिलेशन आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि आपके पास जो भी रोज और कॉलम्स के नंबर हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास साइज आ जाता है। और इसी के साथ में 1D एरे और 2D एरे का जो बेसिक क्रिएशन है वो वाला मॉडल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि और क्या वेज हैं जिनसे हम वहाँ पर एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर ये जितना भी हमारे पास है इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक आपको नई चीज़ बताता हूँ, वो क्या है। अगर मान लो हमने एक एरे क्रिएट किया है np.array और यहाँ पर जो भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर जैसे हमने लिस्ट पास की है उसके बाद मैं कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर डी टाइप दे दूँ, ये हमारे पास क्या करेगा, ये वहाँ पर जो एक डिफ़ॉल्ट टाइप है उस डिफ़ॉल्ट टाइप को वहाँ से हटाकर उस टाइप में ले जाएगा जो टाइप हम चाहते हैं। जैसे अगर मान लो आप चाहते हैं फ्लोट, तो अगर मैंने डी टाइप इक्वल्स फ्लोट दे दिया तो यहाँ पर हमारे पास जो एरे बनेगा उसका हर एक एलिमेंट जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखाता हूँ। ये सेव करते हैं, रन करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जो भी यहाँ पर इंटीजर्स थे 33, 15, 3, 12, 22, 6 ये सारे के सारे जो हैं ये यहाँ पर फ्लोट टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गए। अगर मान लो मैं इन सबको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं str जो है वो दूंगा, मैं सेव करूंगा, रन करूंगा और आप देखेंगे कि मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो वहां पर स्ट्रिंग टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये जो वहां पर डी टाइप होता है ये हमारे अकॉर्डिंग अगर हम वहां पर टाइप को चेंज करवाना चाहते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं एरेज के स्पेशल टाइप्स की, ऐसे एरेज की जिनके अंदर हम np.array यूज नहीं करेंगे फिर भी वहां पर एरे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये है हमारे पास जीरोज, वंस एंड अरेंज। और ध्यान रखेंगे अरेंज के अंदर यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है, डबल आर नहीं है, ये अरेंज है। ये सिंपल रेंज फंक्शन का एनालॉग है। रेंज फंक्शन अगर आप नहीं जानते तो मैंने अपने चैनल पे एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है जिसमें पूरी डिटेल में मैंने समझाया है कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। अभी भी हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, ऐसा नहीं है कि हम इसको स्किप करने वाले हैं
या हम बहुत ही फास्ट जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जीरोज और वंस हैं ये किस तरह से काम करते हैं, ये दोनों वहाँ पर जो इनके नाम हैं उनके हिसाब से वहाँ पर हमारे को फ्लोट क्रिएट करके देंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे फ्लोट क्रिएट करेंगे, ये वहाँ पर डेसिमल नंबर्स में आएंगे। जीरो जो है वो जीरो नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, बल्कि 0 पॉइंट होगा। वन जो है वो 1 पॉइंट होगा। कैसे काम करते हैं अब उनकी बात करते हैं। मान लो हम ए लेते हैं और यहाँ पर हम np डॉट जीरोस ये लेते हैं, तो यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में मुझे एक ट्रिपल पास करना पड़ेगा जो यहाँ पर साइज को डिफाइन करे। अगर मैंने वो ट्रिपल पास नहीं किया तो यहाँ पर जो एरे है वो नहीं बन पाएगा और सिंपल एक एरर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक एरर जो है वो जनरेट हो गया। मुझे यहाँ पर जो है वो एक ट्रिपल पास करना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पर एक साइज ट्रिपल अलग से बना देता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस ट्रिपल को अलग से बनाऊँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पर साइज ट्रिपल अलग से बनाया, मैंने इसको 5 4 किया और यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर साइज को पास कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 5 रोज और 4 कॉलम्स का एक एरे जो है वो बन गया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके अंदर हमारे पास 0.0.0 यानी सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 पॉइंट है। तो इस तरह से जो जीरोस फंक्शन है हमारा वो काम करता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर साइज ना दूं, इसको मैं हटा दूं और डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिपल दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं 3 रोज और 2 कॉलम्स का एक एरे जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये हमारे पास जीरोस कैसे काम करता है उसकी बात है। अगर हम वंस की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर फैशन के अंदर वो काम करेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर वंस लूंगा तो 0 पॉइंट की जगह सिंपल वहाँ पर 1 पॉइंट आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे के सारे यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज में 1 जो है वो आ गए हैं। तो जीरोज और 1 से किस तरह से एरे क्रिएट किया जाता है ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं जरा अरेंज की। जो अरेंज फंक्शन है इसको पहले मैं यहाँ से प्रिंट में हटा देता हूँ और अब मैं इस अरेंज फंक्शन के अंदर मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। ये हमारे को सबसे पहले एक स्टार्ट वैल्यू देता है, फिर एक स्टॉप वैल्यू देता है और उसके बाद स्टेप वैल्यू देता है। यानी इसके अंदर हमें जो है वो 3 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर मान लो हम वहाँ पर सिंपल एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो भी काम हो जाता है। अब बात है कि ऐसा कैसे। अगर मान लो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, अगर मान लो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ऐसे में क्या होगा। ऐसे में जो हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज जिन्हें हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, वो वहाँ पर अपने आप यूज़ हो जाती हैं। जैसे स्टार्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होती है, स्टॉप की वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, यहाँ पर जो स्टेप की वैल्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। तो जब कभी भी आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो वहाँ पर अपने आप स्टॉप वैल्यू बन जाता है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू से लेकर हम स्टॉप वैल्यू तक जाते हैं तो कभी भी स्टॉप वैल्यू वहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। मतलब क्या है इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो मैं एक सिंपल लिस्ट लेता हूँ और इस लिस्ट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ रेंज फंक्शन, आपको अरेंज फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अगर मान लो मैं रेंज लेता हूँ और रेंज के अंदर जो है वो यहाँ पर हम चलते हैं सिंपल 5 में, और इसको मैं यहाँ पर पूरी जो रेंज है मेरी इसको मैं लिस्ट के अंदर ले चलता हूँ इस तरह से, और ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई रेंज फंक्शन की। और इसे मैं आपको यहाँ पर प्रिंट और जो भी आपके पास एल है वो देता हूँ। मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे 0 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स आ गए, लेकिन 5 यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो 0 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर नंबर आ गए। अब इसी को जरा मैं आपको समझाता हूँ कि अरेंज फंक्शन के अंदर कैसे ले जाया जाएगा। यहाँ पर मैं एक अरेंज फंक्शन को यूज करके एक एरे क्रिएट करता हूँ A1, और इसे कैसे करूँगा मैं np डॉट अरेंज इस तरह से लूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर 5 वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो एरे है वो किस तरह से आएगा। अगर आपको ऊपर वाला आउटपुट समझ में आ गया है तो नीचे वाला आउटपुट समझने में अब आपको वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास वहाँ पर एक एरे क्रिएट हो गया है। एरे आप जानते ही हैं वहाँ पर कॉमा सेपरेटेड नहीं बल्कि कॉलम सेपरेटेड होता है।
और यहाँ पर हमारे पास वो ही वैल्यूज जो हमारे पास रेंज फंक्शन के अंदर आई हैं वो ही अरेंज के अंदर आई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपका वहाँ पर रेंज फंक्शन क्लियर है तो अरेंज जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसको हम हटा देते हैं और अब हम बात करते हैं सिर्फ अरेंज की। अब यहाँ पर जो अरेंज है ये हमारे को, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर लेता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर जो है वो 2 दिया होता तो ये क्या करता, ये यहाँ पर जो हमारे पास स्टेप वैल्यू है, क्योंकि मैंने वो मेंशन नहीं की है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही लेता, जो स्टार्ट वैल्यू है वो 2 लेता, जो एंड वैल्यू है यानी स्टॉप वैल्यू से वो 5 लेता, 5 इंक्लूडेड नहीं होती। तो अब ऐसे में हमारे पास नंबर्स जो आते हैं वो आते हैं 2, 3, 4। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एरे जो है वो जनरेट हो गया 2, 3, 4 का। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो एंड वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ ताकि मैं इसको समझ सकूँ, और यहाँ पर मैं एक जंपिंग वैल्यू लेता हूँ। जंपिंग वैल्यू सिंपल मेरी स्टेप वैल्यू होती है, मान लो मैंने उसे ले लिया 4। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो तो जो हमारी स्टार्ट वैल्यू होगी वहीं से शुरू होगा यानी 2 से, लेकिन उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस फैशन में नहीं जाएगा बल्कि वो 4 की एक जंप लेगा। यानी जो पहला एलिमेंट है वो 2 होगा, दूसरा एलिमेंट वहाँ पर 6 होगा, फिर 10 होगा, फिर 14 होगा और फिर 18 होगा। 20 हमने क्योंकि वहाँ पर स्टॉप वैल्यू दी है तो वो 20 को क्रॉस नहीं करने वाला, इनफैक्ट 20 को इंक्लूड भी नहीं करने वाला अगर वहाँ पर इंक्लूजन होता तो। अगर मान लो मैं यहाँ पर सेव करूँ और इसको रन करूँ तो जो भी मैंने आपको नंबर्स बताए हैं वो नंबर्स आप यहाँ पर कॉलम्स के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 4 के गैप पे हमारे पास इस तरह से नंबर जो है वो जनरेट हो गए हैं और जो भी नंबर्स हैं उनकी वहाँ पर एक एरे क्रिएट हो गई है। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनसे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं बिना np.array यूज किए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग। एरेज के अंदर इंडेक्स क्या होते हैं, वो उनके पोजीशन नंबर हैं। अगर आपने लिस्ट की इंडेक्सिंग जो है उसको समझा हुआ है तो ये एग्जैक्ट वो ही है, मतलब सिमिलर भी नहीं, एग्जैक्ट वो ही है। यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास 0 इंडेक्स पे होता है, उसके बाद जो एलिमेंट हैं वो एक एक बढ़ते चले जाएंगे यानी उनकी पोजीशन नंबर एक एक बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे अगर मान लो जो गिवन हमारे पास सामने एरे दिया हुआ है उसमें हम 12 देखें तो उसका वहाँ पर इंडेक्स नंबर होगा 1, और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो इंडेक्स नंबर 2, 3, 4 और 5 जो है वो हमारे को मिलेंगे। अगर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास इंडेक्स 0 से लेकर 5 तक होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे 1D की यानी 1 डायमेंशनल एरे की। अगर मान लो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं। सिंपल इंडेक्स जो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 है ये यहाँ पर रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, अब इसमें सबसे ऊपर वाली रो जो होती है ये हमारे पास रो 0 होती है, और ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे वहाँ पर रो बढ़ती चली जाएंगी, रो 1 फिर उसके बाद रो 2, और इसी तरीके से हमारे पास कॉलम में भी होगा। मतलब जो हमारा सबसे लेफ्ट में कॉलम है वो हमारा कॉलम 0 होगा, उसके बाद कॉलम 1 और उसके बाद कॉलम 2। इससे ज़्यादा कॉलम होते तो आप समझ ही सकते हैं कि वो एक एक करके बढ़ते चले जाते, कोई इसके अंदर नई चीज़ नहीं होनी थी। तो ये इंडेक्स कैसे काम करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को किस तरह से कॉल कर सकते हैं वो अब चल के देखते हैं इडल पे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है कुछ लिस्ट जो है वो ली हुई है और एक नेस्टेड लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर L2, L3 और L4 ये 3 लिस्ट जो है ये मैंने यहाँ पर पास की हैं। अब यहाँ पर इनका एरे बना लेते हैं। सबसे पहले हम A1 एरे लेते हैं जो कि 1 डायमेंशनल एरे होगा, जिसके अंदर हम np.array और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं list1। तो ये हमारा 6 एलिमेंट्स का एक सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो बन जाएगा। अब बात ये है कि इसके अंदर इंडेक्सिंग जो है वो कैसे काम करेगी। अगर मान लो मैं ये जो एरे है A1 इसका चौथा एलिमेंट जो है वो मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, मैं पहले जो है इसको आपको प्रिंट करके देता हूँ A1 को, और कोई नई चीज़ नहीं आने वाली, आप देख ही चुके हैं कि ये हमारे पास क्या देगा। जो भी हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो कॉलम वाइज आ गए हमारे पास। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके लिए यहाँ पर नई होगी, वो क्या है, यहाँ पर जो भी आपने एरे दिया है उसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो आप देंगे और यहाँ पर इसके अंदर आप इंडेक्स नंबर देंगे। इंडेक्स नंबर जो है जो भी आप यहाँ पर पास करेंगे उसके हिसाब से आपके पास एलिमेंट आएगा। जैसे मैंने आपको कहा 4th एलिमेंट, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ एलिमेंट है 1।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 पास कर दूंगा तब हमारे पास ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स नंबर चाह रहा है, और इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नहीं होता, बल्कि सबसे पहले हमारा 0 इंडेक्स होता है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो आप ध्यान रखेंगे आपका nth एलिमेंट जो होगा वो हमेशा n-1 इंडेक्स पे होगा। यानी अगर मैंने कहा फोर्थ तो वो थर्ड इंडेक्स पे होगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 12वां एलिमेंट चाहिए तो इंडेक्स जो है वो मुझे 11 देना पड़ेगा, हमेशा एक कम करके देना होगा। तो यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट के लिए मैं यहाँ 3 पास करता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 जो है वो आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो 0 पास करूंगा तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 33 ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 33 आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर -1 पुट करूंगा तो क्या होगा? हमेशा माइनस में जो इंडेक्सिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो अगर मैंने यहाँ पर -1 पास किया तो मेरे पास यहाँ पर जो भी राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो मेरे पास आ जाएगा। मैं सेव करके रन करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास जो 8 है वो आ गया। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कोई भी नंबर दूं, मान लो मैंने यहाँ पर -3 दिया, तो वो जो है नेगेटिव काउंट के हिसाब से ही काम करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये -1 पोजीशन पे होता है, तो -2 पोजीशन पे ये होगा और -3 पोजीशन पे ये होगा। तो हमारे पास जब हम इसका आउटपुट लेंगे, जैसा कि मैं ये ले रहा हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास 1 आ गया। तो इस तरह से काम करती है इंडेक्सिंग 1 डायमेंशनल एरे में। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे में क्या होगा। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम एक 2 डायमेंशनल एरे बना देते हैं। अब हमारे को A1 नहीं चाहिए, इसी को ही मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो हम L ले लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से A2 प्रिंट आउट में आ गया। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, सेव करते हैं, रन करते हैं, ताकि मैं आउटपुट में आपको दिखा दूं कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स जो है वो बन रही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रही है जिसके अंदर 3 रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास है 3, 22, 2, दूसरे कॉलम में है हमारे पास 12, 6, 9, और इसी तरीके से आप कॉलम जो है वो आगे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबरिंग है वो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर नंबरिंग 0 से शुरू होगी, जैसे इंडेक्सिंग में शुरू होती है। मतलब ये जो है ये फर्स्ट रो तो है हमारी, लेकिन ये हमारे लिए रो 0 होगी। अब मान लो इसका कोई भी एलिमेंट हमने कॉल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमारे को प्रिंट स्टेटमेंट लेनी होगी। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारे को जो एरे है वो पास करना होगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहां तक अगर आप वे देखेंगे तो हमारे 1 डायमेंशनल एरे के अंदर जो कॉल मेथड है और जो हमारा 2 डायमेंशनल का कॉल मेथड है वो सेम है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा? यहाँ पर हमें 2 नंबर जो है वो पास करने होंगे, दोनों इंटीजर होने चाहिए। हम कॉमा सेपरेटेड देंगे। पहले हमारे को रो नंबर देना होगा और उसके बाद हमारे को कॉलम नंबर जो है वो देना होगा। मान लो हम चाहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट रो है उसका थर्ड कॉलम यानी 34 ये मिल जाए, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम जो है वो हमारे पास रो 0 का कॉलम 2 है। अब ये हमारे पास रो 0 है, तो हम यहाँ पर 0 जो है वो पास करेंगे और यहाँ पर हम 2 पास करेंगे। तो हमारे पास 0 रो, ये वाली रो, और इसका सेकंड कॉलम ये यानी 34 जो है वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा। यहाँ पर अब हम ये नहीं चाहते बार बार प्रिंट करवाना, तो इसको हम हटा देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 34 आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर सेकंड रो चाहता हूँ और सेकंड रो का यहाँ पर मैं फोर्थ कॉलम जो है वो चाहता हूँ, तो सेकंड रो के लिए मुझे यहाँ पर रो नंबर 1 देना होगा, और कॉलम नंबर 4 के लिए मुझे यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 देना होगा। अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 8 आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नंबर देता हूँ जो नंबर यहाँ पर मेरी मैट्रिक्स के बाहर चला जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर 5th 6th या कोई सा भी वहाँ पर बड़ा नंबर दे देता हूँ जो कि कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ऑब्वियस है मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई और एलिमेंट लेना होता तो मेरे को बिल्कुल सिमिलर फैशन में यहाँ पर टाइप करना होता है। मुझे सबसे पहले जो है वो एरे का नाम देना है, स्क्वायर ब्रैकेट देनी है। 1 डायमेंशनल एरे है तो मुझे एक नंबर पास करना है अंदर इंटीजर, और अगर वहाँ पर वो 2 डायमेंशनल एरे है तो कॉमा सेपरेटेड 2 इंटीजर जो है वो पास करने हैं, जिसमें पहला इंटीजर जो है वो वहाँ पर रो बताएगा, दूसरा इंटीजर जो है वो वहाँ पर कॉलम बताएगा। रो नंबर 0 से शुरू होंगे, कॉलम नंबर भी 0 से ही शुरू होंगे, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। तो ये था इंडेक्सिंग के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है स्लाइसिंग।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी स्लाइसिंग, इसको अगर हमने समझना है तो हमारे को पहले एक लिस्ट चाहिए होगी जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इस लिस्ट को मैंने यहाँ पर पास करवाया है, A1 एरे बनाया है और आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ यानी स्लाइसिंग की तरफ। स्लाइसिंग के अंदर जैसे कि हमारी रेंज में होता है वैसे ही यहाँ पर जो है वो 3 हमारे को अलग अलग नंबर्स चाहिए होते हैं। ये जो इंटीजर्स हैं ये यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड नहीं होते बल्कि कॉलन सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू होती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टॉप वैल्यू होती है यानी कहाँ से कहाँ तक जाना है, और तीसरी हमारे पास स्टेप वैल्यू होती है। तो जैसा कि मैंने आपको रेंज में बताया है बिल्कुल वैसा सा ही स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर स्लाइसिंग में है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं एक स्लाइस्ड एरे बनाता हूँ, मैं इसका नाम जो है वो A2 दे देता हूँ और इस A2 एरे के अंदर मैं A1 के कुछ एलिमेंट्स चाहता हूँ। अब वो कुछ एलिमेंट्स कैसे आ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर A1 लेता हूँ और ब्रैकेट्स यूज करता हूँ जो हमारे इंडेक्स ब्रैकेट्स होते हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर अगर मान लो मैंने कोई भी वैल्यू पुट नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट ये शुरू से लेकर एंड तक के सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर फिल कर देगा। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट जो है साथ साथ में लेकर दिखाता हूँ, प्रिंट A2 यानी जो भी स्लाइस्ड एरे है उसका आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास A1 के अंदर जो एलिमेंट्स थे एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास A2 के अंदर आ गए, यानी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर फिल हो गए। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर पहले जो है वो 5 पुट कर देता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि मैं यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू दे रहा हूँ लेकिन स्टॉप वैल्यू नहीं दे रहा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर मैं स्टॉप वैल्यू नहीं देता हूँ तो ये लास्ट तक जो है सारे के सारे नंबर्स लेगा। ये जो हमारे पास 5 है ये इंडेक्स नंबर की तरह काम करेगा। तो हमारे पास जरा हम लिस्ट में चलते हैं या हम एरे में चलें, किसी में भी चल के हम ये चीज़ देख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0 इंडेक्स है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये हमारे पास है 5। तो हमारा पहला एलिमेंट जो है वो 8 होने वाला है और 8 के बाद सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टॉप वैल्यू नहीं दी है। अब मैं आपको यही चीज़ आउटपुट में दिखाता हूँ, सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 8 और 8 के बाद के सारे एलिमेंट्स हमारे सामने आ गए हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लेता और साथ में यहाँ पर मैं 5 देता तो क्या होता? ऐसे में हमारे पास पहला एलिमेंट वो होता जो इंडेक्स 2 पे है। इंडेक्स 2 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारे पास इंडेक्स 0 है, ये हमारे पास इंडेक्स 1 है, ये हमारा इंडेक्स 2 है। तो हमारे पास 45 जो है वो हमारा पहला एलिमेंट होता। उसके बाद हम कहाँ तक जाते, ये जो है ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास इंडेक्स 3 है, ये हमारे पास इंडेक्स 4 है, बस यहीं तक। जो हमारे पास स्टॉप वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल रेंज अरेंज दोनों जैसे फंक्शन है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फॉलो करता है कन्वेंशंस को। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 5 पे जो भी है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं, 45, 1 और 5। मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। इसमें हमेशा आप ध्यान रखेंगे वो आप रेंज यूज़ करें, अरेंज यूज़ करें या फिर आप स्लाइसिंग यूज़ करें, हमेशा स्टॉप वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर 5 - 2 अगर आप करते हैं तो आपके पास 3 आता है और आप देखेंगे आपके पास आउटपुट में भी 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं। अब जरा नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि यहाँ पर स्टेप वैल्यू कैसे काम करती है। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम पूरी की पूरी जो रेंज है उसको ले लेते हैं। पूरी रेंज लेने का मतलब हम सारे के सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अब स्टेप वैल्यू हम दे रहे हैं 2। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो भी है वो आएगी, लेकिन उसके बाद रेगुलर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वहाँ पर जंपिंग वैल्यू, क्योंकि हमने 2 ली है जो स्टेप वैल्यू है, वहाँ पर हमारे पास 2 का गैप, यानी ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे जो भी है उसके बाद जो हमारी थर्ड पोजीशन पे जो भी है, तो इंडेक्स 0 के बाद हमारे पास इंडेक्स 2 आएगा, फिर हमारे पास इंडेक्स 4 आएगा, फिर उसके बाद इंडेक्स 6 आएगा और उसके बाद ये आएगा। तो हमारे पास 33 से लेकर 21 तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे एक एक छोड़ के। मैं आपको यहाँ पर सेव करके रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जो हो रही है वो आपको एक समझा दूँ, वो ये कि हमारे पास जो स्टॉप वैल्यू है अगर हम वो मेंशन नहीं करते तो हमारे पास लास्ट वैल्यू तक ये जो है वो आता है। लेकिन अगर मान लो हम इस एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पर मेंशन कर दें, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका जो इंडेक्स है वो है हमारे पास 8। अगर मान लो मैं यहाँ पर 8 जो है वो फिल कर देता हूँ, अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ
तो आप देखेंगे कि हमारे पास लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉप वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। तो ये सब कुछ था हमारा 1 डायमेंशनल स्लाइसिंग का। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्लाइसिंग की। अगर आप स्लाइसिंग का बेसिक समझ गए हैं, आपको यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो देनी आ गई हैं, तो 2 डायमेंशनल स्लाइसिंग के अंदर भी कोई नई चीज नहीं होने वाली। स्लाइसिंग बहुत ही सिमिलर वे में चलने वाली है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम जो है एक एरे क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लिस्ट L पास करवाते हैं। पहले ये वाला एरे जो है वो आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ जो भी मेरे पास आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हम अगर इसकी स्लाइसिंग करवाएं, हम यहाँ पर एक नया एरे बनाते हैं जैसे हमने पिछली बार बनाया था स्लाइस्ड एरे, और यहाँ पर जो भी हमारे पास स्लाइस्ड एरे है इसको मैं स्लाइस्ड ए नाम दे रहा हूँ, और ये जो है ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लेगा हमारे ए एरे में से। इस ए एरे में से एलिमेंट्स अगर इसे चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो देनी होंगी। इस ब्रैकेट के अंदर मुझे 2 बार स्लाइसिंग करवानी पड़ेगी। 2 बार क्यों करवानी पड़ेगी? क्योंकि ए हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे होने के कारण मैं यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड 2 स्लाइसिंग दूंगा, जिसमें जो फर्स्ट स्लाइसिंग है यहाँ पर वो होगी रो स्लाइसिंग, उसके बाद होगी कॉलम स्लाइसिंग। अगर मान लो मुझे ये तीनों के तीनों रो चाहिए, तो तीनों की तीनों अगर मुझे रो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर सिंपल अगर मैं इस तरह से कॉलन पास कर दूं, ये वाली स्लाइसिंग मुझे क्या देगी? ये मुझे सारी की सारी रोज दे देगी। अगर मान लो मैं इसी तरीके से ये लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर आउटपुट में आपको स्लाइस्ड ए ये लेकर दिखाता हूँ, आप ध्यान रखेंगे अब हमारे पास स्लाइस्ड ए आ रहा है जो कि ए नहीं है। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारे पास हमने लिया तो स्लाइस्ड ए था, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल हमारे पास ए के आ गए हैं। क्यों आ गए हैं वो आप अगर स्लाइसिंग समझ गए हैं 1 डायमेंशनल एरे की तो यहाँ पर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है वो अगर मान लो मैंने निकालने हैं, मान लो मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये थर्ड कॉलम है 34, 32, 7 ये निकालना चाहता हूँ, तो इसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पर मैं अगर ये वाला कॉलम चाह रहा हूँ तो ये कॉलम मेरे को तीनों रो में लेना पड़ेगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, सेकंड रो का ये थर्ड कॉलम है, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम है। तो इसका मतलब मैं सारी की सारी रोज जो है वो चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रो स्लाइसिंग तो ऐसी ही रखता हूँ। कॉलम स्लाइसिंग के अंदर मैं यहाँ पर कॉलम का नंबर दूंगा। अब ये कॉलम का नंबर मैं किस तरह से दूं? मुझे यहाँ पर कौन सा कॉलम चाहिए? ये है मेरे पास कॉलम 0, ये वाला है कॉलम 1, और ये है मेरे पास कॉलम 2। जैसे इंडेक्स नंबर होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा हूँ मैं। तो ये मुझे 2 चाहिए, तो मुझे यहाँ पर जो स्टार्ट वैल्यू है वो 2 देनी होगी, और उसके बाद मुझे यहाँ पर 3 देना होगा, जिससे मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम जो है वो आए। मैं यहाँ पर आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम आया है। ये क्यों आया है ये आप यहाँ पर फिर से समझ सकते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने 2 लिया है जो हमारे को वैल्यू 2 से शुरू करेगा, लेकिन यहाँ पर स्टॉप वैल्यू 3 होने के कारण वो शुरू जहाँ पर होगा वहीं ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास कॉलम 2 ही आएगा सिर्फ। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रो निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारी सेकंड रो है ये चाहता हूँ, तो मुझे ध्यान रखना होगा मेरी जो सेकंड रो है वो सारे कॉलम्स के अंदर एक्सटेंड कर रही है। जो हमारे पास इस रो के अंदर पहला एलिमेंट है वो कॉलम 1 का है, फिर ये कॉलम 2 का है, फिर कॉलम 3 का है, फिर ये कॉलम 4 का है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे सारे कॉलम चाहिए। सारे कॉलम के लिए मुझे जस्ट एक कॉलम यूज करना है, और मुझे यहाँ पर रो कौन सी चाहिए? मुझे रो चाहिए यहाँ पर रो 1। ये जो है ये हमारी रो 0 है, ये हमारी रो 1 है। अगर मुझे 1 रो चाहिए तो मुझे यहाँ पर 1 देना होगा और इसके आगे 2 देना होगा। जो भी स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर रो 1 आ जाएगी। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो रो 1 है, जो हमारे लिए सेकंड रो है, वो आउटपुट में आ गई है। अब अगर मान लो मैं और ज़्यादा यहाँ पर पर्टिकुलर होना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 6, 32, 9, 7 ये वाले एलिमेंट्स जो है वो चाह रहा हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे एलिमेंट्स जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वो रो 1 और रो 2 में है। तो रो 1 और रो 2 में है तो मैं यहाँ पर से ये 2 हटा देता हूँ, जिससे मेरे पास रो 1 के बाद की सारी रोज अपने आप में अगर हम देखें तो वो रो 1 और रो 2 ही होंगी, तो ये सारी की सारी आ जाएंगी। और अगर हम यहाँ पर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स के अंदर मुझे चाहिए कॉलम 1। कॉलम 1 है मेरा यहाँ पर 12, 6, 9 वाला, और कॉलम 2 ये हमारे पास है 34, 32, 7 वाला।
तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कॉलम 1 लेना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 दूंगा तो मेरे पास वैल्यूज जो है वो 1 और 2 आ जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो अगर मैं आउटपुट लूंगा तो मेरे पास 6, 32, 9, 7 जो है वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, 32, 9, 7 इस तरह से मेरे पास ये स्लाइस होकर मिल गया। और सेम इसी वे में आपने जो भी एलिमेंट यहाँ पर निकालना है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी एक मैट्रिक्स में से कोई सी भी एक सब मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। सिर्फ वो कॉलम वाली मैट्रिक्स हो सकती है, सिर्फ रो वाली हो सकती है, या फिर उसके अंदर रो और कॉलम दोनों हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले केस में दिखाया है। ये जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉलम है, एक सिंगल कॉलम है। इसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रो है। ये जो है ये हमारे पास सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर रो में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही कॉलम के अंदर भी हैं। तो ये जो है ये आपको जब आप 12th में जाएंगे और मैथ्स जो है उसके अंदर मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अभी आपको ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है कि अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज हो तो एटलीस्ट आपके साथ जब स्कूल में कोई डिस्कशन होता है, आपके टीचर्स जो हैं वो आपसे पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहता है ये। तो बस 2D एरे के लिए हमारे पास स्लाइसिंग में इतना ही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। अगर हमारे पास कुछ एरेज हैं वो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो, उनको अगर हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से किया जाएगा, मतलब उसके अंदर हमारे पास रिजल्टिंग एरे जो है वो किस तरह से आएगा। जैसे आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे मैंने 2 डायमेंशनल एरेज लिए, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर वे बताऊंगा वो वे हर चीज़ के लिए काम करेगा। मतलब अगर आप 1 डायमेंशनल यूज़ कर रहे हैं तो 1 डायमेंशनल में भी वही वाला वे काम करता है। और वे है क्या? अगर हम कोई भी ऑपरेशन चाहते हैं, जैसे अगर मान लो हमारे पास इन 2 एरेज को हमने ऐड करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लेने होंगे। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? अगर मान लो मैं यहाँ पर पहली मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट वहाँ पर कॉलम देख रहा हूँ, तो दूसरी के अंदर भी मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 5 और 0 जो है वो मैंने देखने हैं। और इससे मुझे मिलेगा क्या? इससे मुझे एलिमेंट भी वही मिलेगा। मतलब रिजल्टिंग जो मेरी मैट्रिक्स होगी उसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम जो है वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर 5 और 0 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लो मैंने फर्स्ट रो का सेकंड वहां पर कॉलम देखना है, तो 22 और 18 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्टिंग एरे का जो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है वो मिल जाएगा। और ये ही हमारे पास रिस्पेक्टिव एडिशन, रिस्पेक्टिव सब्ट्रैक्शन या रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन जो है वो हर ऑपरेशन में हमारी हेल्प करेगी। हाँ, इसके अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले चलते हैं इडल में और बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो करके देखते हैं। तो ये हम आ गए इडल पे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह से काम करते हैं। जो A1 और A2 हैं ये मैंने 2 एरे बनाए हैं। ये एरे जो हैं वो 2 डायमेंशनली हमारे को किस तरह से मिलेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बीच में ऐसा करते हैं, दोनों के बीच में हम एक स्पेस ले लेते हैं, एक लाइन का डिफरेंस जो है वो ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखें दोनों एरे। यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 2 एरे जो मैंने लिए हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो 5 के साथ में 0 होगा, 2 के साथ में 11 होगा, 7 के साथ में 3 होगा और इसी तरीके से आप आगे जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको ये कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो समझ में आएगी तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम इनका एडिशन लेते हैं। जो हम A1 है इसके अंदर A2 जो है इसको ऐड करते हैं। 2 एरे को हम अगर ऐड करेंगे तो ऐड होके भी हमारे पास एक नया एरे ही आएगा। तो A1 प्लस A2 जो है वो हमारे को एक रिजल्टिंग एरे देगा और क्योंकि हमने उसे प्रिंट के अंदर लिया हुआ है तो ये रिजल्टिंग एरे हमारे को बाहर मिल जाएगा। ये जो हमारे पास 2 एरे हैं इन्हें हम बार बार प्रिंट नहीं करवाना चाहते, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ रिजल्टिंग एरे चाह रहा हूँ तो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक एरे आ गया है और ये एरे कैसे आया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको बताए थे उनको अगर आप ऐड करते चले जाएंगे, 5 में मैंने 0 ऐड किया, मुझे यहाँ पर 5 मिल गया। यहाँ पर 4 जो है उसके साथ में 2 ऐड किया, मुझे 6 मिल गया। यहाँ पर 6 के साथ में 7 ऐड किया, मुझे 13 मिल गया। और इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाऊं, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 माइनस 0 जो है वो होकर मुझे यहाँ पर 5 मिल रहा है। यहाँ पर 2 जो है वो 11, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे यहाँ -9 दे रहे हैं। 8 माइनस 12 मुझे यहाँ पर -4 दे रहा है।
और ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं। इनको समझाने के लिए मुझे नहीं लग रहा कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप कोई सा भी ऑपरेशन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आप ऑपरेशन देंगे वो वाला ऑपरेशन आपके सामने होने वाला है। मतलब अब यहाँ पर अगर मैंने किया तो आप देख सकते हैं 5 0 के साथ में मल्टीप्लाई होकर आपको यहाँ पर 0 दे रहा है। यहाँ पर 2 जो है वो आपके पास 11 के साथ में मल्टीप्लाई होकर आपको 22 दे रहा है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिवीज़न वाला साइन लूँगा तो डिवाइड हो जाएंगे, और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर मॉड्यूलो लूँगा तो मॉड्यूलो हो जाएगा। मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर होता है, मतलब अगर वहाँ पर A1 मॉड्यूलो A2 लूँगा तो A1 के एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर A2 के एलिमेंट्स से डिवाइड होंगे और मेरे पास रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये एलिमेंट 0 है तो मैं आपको इसकी प्रॉब्लम साथ में दिखा सकता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक वार्निंग एरर आया है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम वो आएगी ही आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे जो मेन मैट्रिक्स है 5 डिवाइडेड बाई 0, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो उसने 0 दे दिया है। क्यों 0 दे दिया है? क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास कोई और हम एलिमेंट लेंगे तो अगर मान लो वहाँ पर हम 0 से डिवाइड करें तो कोई भी एलिमेंट हो वो हमेशा वहाँ पर ये वाला एरर जो है वो जनरेट करेगा। अगर मान लो हम यहाँ पर 4 है, 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, ये हमारे पास 0 आ गया, लेकिन ये लॉजिकली आया है। तो इस 0 में और इस 0 में फ़र्क है, ये आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स हो, मैं अभी के लिए जो है इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एक जो मेरी मैट्रिक्स है ये वाली मैट्रिक्स सेव और इस तरह से रन करके आपके सामने दे देता हूँ। तो जो भी हम ऑपरेशन करेंगे अब सिर्फ इसी मैट्रिक्स पे करेंगे। अब एक मैट्रिक्स जो होती है अगर मान लो उस पर हम कोई ऑपरेशन चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर +5 करता हूँ तो ये जो +5 है ये क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट के अंदर वहाँ पर 5 को ऐड करके मुझे एक नया एरे बना कर देगा। मैं सेव करके रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है अब उसके हर एक एलिमेंट में 5 ऐड होकर मेरे पास एक नई मैट्रिक्स जो है वो बन गई है। अब मैं आउटपुट में चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई 3 इस तरह से दे दूँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई 3 दूंगा तो हर एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेव करके रन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिनल एरे था और इसका हर एक एलिमेंट आप देख सकते हैं कि हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर देता तो हर कोई एलिमेंट जो है जो भी मैं यहाँ पर नंबर दूंगा उससे डिवाइड होगा। इसको मैं 2 दे देता हूँ तो हर एलिमेंट जो है वो 2 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर मेरे सामने आएगा। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 और 1 में ही आता है। तो मैं अगर सेव करके यहाँ पर रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो भी यहाँ पर मेरा ओरिजिनल एरे था ये 5 to 7 वाला, ये मुझे यहाँ पर इस तरह से एक दूसरा एरे दे रहा है। हर एलिमेंट 5 जो है 5 पहले 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 आया, वो आ गया हमारे पास। 2 से डिवाइड हुआ और हमारे पास ये 0 आ गया। तो अगर हमारे पास एक सिंगल एरे है और हम चाहते हैं उसके हर एक एलिमेंट के साथ में कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो वो भी करवाया जा सकता है, जो कि लिस्ट के अंदर पॉसिबल नहीं होता। और इसीलिए एरे जो है वो लिस्ट से ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर जो है वो माना जाता है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने 2 यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो ले ली और ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इनके अंदर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो मान लो मैंने यहाँ पर निकालनी है। तो किस तरह से निकलेगी, यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका अगर मान लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट आएगा, तो ये वाला एलिमेंट मुझे मिलेगा कैसे? इसके लिए मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी होगी और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम लेना होगा और इन दोनों के अंदर अब वहां पर रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन होगी। रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ में, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में और तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ में। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उन्हें आपस में हमें ऐड करना होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा हमारे को। वो नंबर जो है वो मेरी रिजल्टिंग मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के इक्वल मिलेगा। इस तरह से हमारे पास एक एलिमेंट आता है। अगर मान लो इसी तरीके से मुझे फर्स्ट रो का वहाँ पर सेकंड कॉलम एलिमेंट चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही चलना होगा।
पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका सेकंड कॉलम जो है वो मुझे यहाँ पर लेना होगा। और अगर मैं वही रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन करूँ और आपस में ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पर भी एक नंबर मिलेगा। ये जो नंबर होगा ये मेरी रिजल्टिंग मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट देगा मुझे। और इसी वे से हम सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने कुछ नए एरे लिए हैं A1, A2, A3, A4। अभी के लिए हम फोकस करते हैं सिर्फ A1 और A2 पे। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने इनका आउटपुट जो है वो पहले से ही लेकर आपको दिया हुआ है, तो अब इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब जो है वो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे काम करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पर A1 और फिर एट साइन जो है वो लेना होता है और उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स A2। इस तरह से कैसे काम करती है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर कैसे आएगा हमारे पास, जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली रो और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम, इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम प्लस करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो हमारे पास 5 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से हमारे पास 14 आएगा, 14 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। तो पहला एलिमेंट हमारे पास 19 आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा एलिमेंट लेंगे। दूसरा एलिमेंट कैसे मिलता है हमारे को, जो हमारे पास फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ में। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ में 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 8 के साथ में और 16 आएगा। 16 और 6 जो है वो हमारे पास 22 दे देंगे। तो हमारे पास पहला 19 है, दूसरा 22 है। अगर हमें ऐसे ही दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए तो हमारे को दूसरी रो फर्स्ट मैट्रिक्स की और पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी तरीके से हमारे पास चौथा एलिमेंट आ जाएगा। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ और आप आउटपुट में देख सकते हैं जो हमने वहां पर नंबर्स कैलकुलेट किए थे वो ही नंबर हमारे सामने आए हैं। 19 आ गया है, 22 आ गया है, ये 43 कैसे आया है इसे भी अगर आपने समझना है तो आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को आप वहां पर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास जो है यहाँ पर 15 आएगा और 28 आएगा। 15 और 28 को आपस में आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 43 आ जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो काम करती है। इसको समझाने के लिए मैंने इसीलिए ये काफ़ी इजी मैट्रिक्स जो है वो ली थी ताकि आप आराम से उसमें मल्टीप्लाई जो है वो कर सकें और ऐड करके वहाँ पर फाइनल एलिमेंट तक पहुँच सकें। अब हम बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, और जो कुछ और फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले हम लेंगे ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो आउटपुट है ये आउटपुट हम हटा देते हैं क्योंकि अब हमें ये आउटपुट नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर लेते हैं A4 जो हमारी मैट्रिक्स है। ये एरे हमारे को आउटपुट में ये दे रहा है जो आप यहाँ पर आउटपुट में इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर मान लो मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या होगा। ट्रांसपोज करने के लिए मुझे यहाँ पर जो A4 है इसके आगे डॉट ट्रांसपोज जो है वो लिखना होगा, ट्रांसपोज। इस तरह से कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये देनी होंगी। और मैं इसे अगर सेव करके रन करता हूं तो आप क्या देखेंगे कि जो भी मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज थी अब वो वहां पर कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर 2, 23, 45 जो है वो हमारी फर्स्ट रो थी। यहाँ पर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ये फर्स्ट कॉलम बन गया। जो सेकंड रो थी हमारी वो थी 53, 52, 1 और आप देखेंगे ये हमारा अब सेकंड कॉलम बन चुका है। जो थर्ड रो थी वो हमारा थर्ड कॉलम जो है वो बन गया है। तो ट्रांसपोज जो हमारा फंक्शन होता है वो सिंपल वहां पर रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम इसको उल्टा भी बोलें तो भी बात वही है, यानी जो कॉलम्स हैं उनको रो के अंदर ये यहाँ पर चेंज कर देता है। जैसे अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का था उसके अंदर एलिमेंट्स थे 2, 53, 36 और अगर आप रिजल्टिंग मैट्रिक्स की फर्स्ट रो देखेंगे तो आपको वही एलिमेंट्स जो है वो मिलने वाले हैं 2, 53, 36। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है वहां पर रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो मेथड हम समझने वाले हैं वो है सॉर्टिंग। अब अगर मान लो हम यहाँ पर पहले जो है वो A3 का आउटपुट जो है वो लेकर देखें, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर एरे है वो मेरे पास इस तरह से आउटपुट में आ गया है। और यहाँ पर जो हमारे पास अलग अलग आप इंटीजर देख पा रहे हैं उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स्ड ऑर्डर है। अगर मान लो मैं यहाँ पर अब इसको जो है वो ऐसा करते हैं, कमेंट कर देते हैं क्योंकि बार बार मुझे प्रिंट नहीं चाहिए। अब A3 जो है मेरे पास इसको हम सॉर्ट करवाते हैं। तो जब ये मेथड मैं यहाँ पर दूंगा तो इस लाइन के बाद
अगर मैं A3 को कॉल करूंगा तो A3 के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो चुके होंगे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट और A3 करवाता हूँ, मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर मेरे पास इंटीजर्स थे A3 के अंदर, वो अब इस नई एरे के अंदर जो है वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। जबकि आप देखेंगे कि मैंने आउटपुट में A3 लिया है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड वहाँ पर जो ओरिजिनल हमारे पास एरे होता है उसको वहाँ पर सॉर्ट कर देता है। जो ओरिजिनल एरे है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कोई नया एरे यहाँ पर नहीं बनने वाला। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है प्रिंट आउटपुट इस तरह से लेता और इसको हम हटा देते हैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आना था। यहाँ पर जो है वो मेरे पास आप देखेंगे आउटपुट में नन आएगा, क्योंकि जब हम A3.sort जो है वो यूज़ करते हैं तो ऐसे में जो है ये A3 को चेंज करता है मेथड। ये वहाँ पर कोई एक नया एरे नहीं दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे के अंदर ये सॉर्टिंग जो है वो कैसे काम करती है। तो अब जो है वो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो A4 पहले हम आउटपुट में ले लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर सॉर्टिंग जो है वो कैसे काम करेगी। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देखेंगे कि ये मेरे पास इस तरह से आउटपुट में एक 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। ये जो हमारा 2D एरे है, अब इसके अंदर हम सॉर्टिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सेम वही मेथड यूज करते हैं, A4.sort, और इससे पहले जो हमने यहाँ पर प्रिंट कमांड ली थी इसको अब यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। और अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे और बिल्कुल सेम A4 के अपने एलिमेंट्स जो हैं वो ही सॉर्ट होंगे, कोई नया वहाँ पर एरे नहीं बनने वाला। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो सॉर्टिंग होगी वो सॉर्टिंग रो वाइज होगी, यानी हर रो जो है वो सॉर्ट होने वाली है। यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है, सेकंड रो जो है वो हमारे पास 1, 52, 53 हो जाएगी, जो थर्ड रो है वो हमारे पास 4, 36, 87 हो जाएगी। तो अब जरा यहाँ पर आउटपुट जो है वो लेकर देखते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। A4 सेव करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमारे पास आ गया। 2, 23, 45 जो कि पहले से ही सही ऑर्डर में थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर चाहें कि कॉलम वाइज यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है यानी 2, 53, 36 ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो, तो यहाँ पर आपको जो सॉर्ट है इसके अंदर में एक्सिस मेंशन करनी होगी। यानी अगर मान लो यहाँ पर एक्सिस जो है वो मैं इस तरह से 0 ले लेता हूँ, और ये आप ध्यान रखना ये भी एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। एक्सिस इक्वल 0 जो है वो रो को सिग्निफाई करती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सॉर्टिंग है वो कॉलम वाइज होती है। तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसको आप समझिए, हमें यहाँ पर जो सॉर्टिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। हमें यहाँ पर एक के बाद एक रो जो है वो लेनी है, तभी जाकर हमें वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे और उनको हम वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 जो है वो देना पड़ता है। हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो कॉलम के अंदर अरेंज होंगे, लेकिन हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हम कैसे ले रहे हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट रो जो है इसको देख रहे हैं, यहाँ पर फिर हम सेकंड रो देख रहे हैं, उसके बाद हम थर्ड रो देख रहे हैं, और यही लॉजिक है यहाँ पर एक्सिस इक्वल 0 जो है वो लेने का। अब अगर हम यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर हम रन करते हैं, तो ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी और ये अब जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है वो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2, 53, 36 जो है वो वहाँ पर 2, 36, 53 हो गया। 23, 52, 87 ऑलरेडी वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे तो उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। 45, 1 और 4 जो थे वो 1, 4 और 45 हो गए हैं। तो इस तरह से सॉर्टिंग जो है वो 2 डायमेंशनल एरेज के अंदर काम करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 एरेज हैं तो हम उनको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने 2D एरे लिए हैं 2। ये जो 2D एरे हैं इनके अंदर अगर हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको देखते हैं तो वहाँ पर 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। दूसरी वाली अगर हम मैट्रिक्स देखते हैं तो उसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम मान लो इनको इस तरह से ज्वाइन करें कि वहाँ पर जो कॉलम वाइज एलिमेंट्स हैं वो एक के बाद एक आएँ, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके मैंने कॉलम सारे के सारे जो हैं वो एक के बाद एक जो है वो अरेंज किए हैं।
फिर जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं वो मैंने अरेंज किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर है वो पूरा रेक्टेंगुलर नहीं है। आप वहाँ पर अरेंजमेंट से ही देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास रोज और कॉलम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज नहीं हो रहे कि वहाँ पर कोई एक परफेक्ट रेक्टेंगल बने। तो आप याद रखेंगे कि अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो एक एरर जनरेट होगा। लेकिन अगर मान लो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को वहाँ पर रो वाइज अरेंज करूँ, रो वाइज अरेंज करने का मतलब है कि मैं एक के बाद एक जो है वो रो लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक पूरा रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है। तो कॉन्केटिनेशन में सिर्फ रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो अलाउड होते हैं। अगर हम वहाँ पर जो भी आउटकम चाहते हैं वो वहाँ पर परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है तो ऐसे में वहाँ पर एरर जनरेट होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दो अलग से मैट्रिक्स लेते हैं। इन मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर हमारे पास 2 into 3 का ऑर्डर है फर्स्ट मैट्रिक्स का, 2 into 4 का ऑर्डर है हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स का। 2 into 3 का मतलब होता है कि 2 रोज और 3 कॉलम्स, 2 into 4 का मतलब होता है 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो अगर ये जो दो हमारे पास अलग अलग मैट्रिसेस हैं इनको अगर मैं कॉलम वाइज अरेंज करता हूँ, यानी पहले मैं जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम लेता हूं और उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम लेता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक परफेक्ट अरेंजमेंट आता है, मतलब एक रेक्टेंगुलर पैटर्न आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहले जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी रोज लूँ और उसके बाद वहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स जो है उसकी रोज लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑर्डर आएगा वो परफेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं आएगा। तो ऐसे में एक एरर जनरेट होगा। इसको जरा इडल में चल के प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्केटिनेशन को समझने के लिए मैंने पहले से ही कुछ एरे जो हैं वो लिए हुए हैं, जिनमें C5, C6 और C7 जो है वो रेंज फंक्शन को यूज करके मैंने 3 एरे बनाए हैं जिन्हें मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेशन में यूज करने वाला हूँ। इनके आउटपुट क्या होंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर आउटपुट विंडो के अंदर दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इनको कॉन्केटिनेट किस तरह से किया जाए। अगर मान लो हम यहाँ पर एक एरे लेते हैं C और ये वाला C एरे बनाते हैं हम np.concatenate से, तो ये जो कॉन्केटिनेट है इसके अंदर हमारे को यहाँ पर पास करना होगा कि हम वहाँ पर कौन कौन से एरे को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लो हम 3 एरे ज्वाइन करना चाहते हैं, C5, C6, C7। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट C ये लेता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास वहाँ पर 3 एरे थे उनके एलिमेंट्स एक के बाद एक जो है वो अरेंज अपने आप हो गए हैं। मतलब ये जो है ये हमारे पास कॉन्केटिनेटेड एरे आ गया है जिसमें तीनों जो एरे हमने पास किए थे उनके एलिमेंट्स एक के बाद एक जो है वो आ गए हैं। बस आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास एक्सिस है वो सिर्फ एक ही होती है जिसमें हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं और वो होती है हमारी एक्सिस 0। ये एक्सिस 0 जो है ये अगर हम देंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम रहने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सिस 1 देंगे तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर हम 1 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सिस 1 जैसी कोई एक्सिस होती ही नहीं है। एक्सिस 1 जो है वो तब मिलेगी आपको जब आप वहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो 2 डायमेंशनल एरेज हैं उनको कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज हैं वो भी मैंने यहाँ पर पहले से लिए हुए हैं। मैं आपको आउटपुट जो है वो इनके दिखा देता हूँ। अभी के लिए हम बात करते हैं C1 और C2 की। तो मैं यहाँ पर प्रिंट में C1 लेता हूँ और इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ C2 में। अब हम यहाँ पर ये जो कॉन्केटिनेशन है ये नहीं चाहते तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। जो कॉन्केटिनेशन हमें चाहिए होगा वो हम यहाँ पर बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम सेव करके रन करते हैं ताकि हमारे पास जो है जो हमारे 2 डायमेंशनल एरेज हैं वो हमारे सामने आ जाएं। अब ये जो दो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे हैं इनको जरा कॉन्केटिनेट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये हम हटा देते हैं, C हमें आउटपुट में चाहिए। जो हमारे पास C वेरिएबल है उसके अंदर हम 2 यहाँ पर जो मैट्रिसेस हैं जो हमारे 2D एरे हैं वो लेते हैं। हम यहाँ पर C1 और C2 इनको यहाँ पर कॉन्केटिनेट करवाना चाहते हैं, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर अभी के लिए कोई भी एक्सिस हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते। यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मेरे पास कॉन्केटिनेटेड एरे जो है वो मेरे सामने आ गया है। ये कॉन्केटिनेटेड एरे जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एक्सिस 0 पे होता है। यहाँ पर रो जो हैं वो एक के बाद एक जो है वो अरेंज हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट 2D एरे की यहाँ पर रोज हैं पहले वो जो है वो लिखी जाएंगी और उसके बाद जो है वो आपकी जो सेकंड मैट्रिक्स है जो आपका सेकंड 2 डायमेंशनल एरे है उसकी रोज जो है वो वहाँ पर एक के बाद एक आ जाएंगी। अगर ये एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है तो ये हमारे पास एक परफेक्ट 2 डायमेंशनल एरे जो है वो हमारे को आउटपुट में दे देगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर एक्सिस को चेंज कर दूँ,
अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अभी के लिए जो काम कर रहा हूँ वो एक्सिस 0 पे कर रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होती है। मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो सेम हमारे पास जो आउटपुट मिला था हमारे को वो ही मिलेगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ तो ये एक एरर जनरेट करेगा। और एरर जो है वो क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि यहाँ पर मिसमैच है। मिसमैच क्यों है उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ। यहाँ पर हम प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट जो भी हमारे पास C1 हमने लिया था इसकी शेप को, और यही मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके आपको C2 की शेप जो है वो दे देता हूँ। ये हमारे पास C2 की शेप आ गई। ये जो एरर जनरेटिंग हमारे पास यहाँ पर लाइन है इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। और प्रिंट C जो है ऑब्वियस है ये भी एरर जनरेटिंग अपने आप ही हो जाएगा, इसको भी अभी हम ऐसे कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप है वो इस तरह से दी हुई है। ये हमारे पास जो है ये रोज हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अगर हमारे वहाँ पर कॉलम जो है वो सेम है तो हम उनको रो वाइज अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रो वाइज अरेंज करेंगे तो कॉलम जो है वो चेंज नहीं होंगे। कॉलम आपके 3 है तो 3 ही रहेंगे। अब अगर हम रो वाइज यहाँ पर अरेंज करते हैं तो सिंपल हमारे पास जो टोटल रोज हैं वो 3 + 2 5 हो जाती हैं, जैसा कि आप आउटपुट में देख ही सकते हैं। लेकिन हमारे कॉलम जो है वो 3 के 3 ही रहते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर जो एरे हैं वो इस तरह से होते कि उनकी रोज सेम होती, कॉलम डिफरेंट होते, तो हम उनको कॉलम वाइज अरेंज करवा सकते थे। तो ये कारण होता है यहाँ पर जो एरर जनरेशन है उसका। अब अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर C3 और C4 ये दो जो हैं इनकी शेप दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रोज हैं वो सेम है। ये जो है ये मैंने डिज़ाइन ही इसलिए किए थे ताकि आपका ये वाला कन्फ्यूज़न जो है मैं दूर कर सकूँ। ये जो है शेप मैंने आपको दिखाई दी है, ये C3 और C4 जो हैं ये भी मैं आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ। इस तरह से मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ये 2x3 और ये हमारे पास 2x4 मैट्रिक्स है। ये वही मैट्रिक्स हैं जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स के अंदर जो है वो दिखाई थी। अब अगर मान लो इनको मैं कॉन्कैटिनेट करवाता हूँ, यहाँ से इसको अनकमेंट करते हैं और ये जो हमारे पास है इसको हम C3 और यहाँ पर C4 कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं शेप के अंदर हमारे पास जो रोज हैं वो सेम है, तो इनको हमें कॉलम वाइज ऐड करना होगा। कॉलम वाइज अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 + 4 7 कॉलम हो जाएंगे और रोज जो हैं वो 2 की 2 ही रहेंगी। तो इस वक्त अगर हम इसको एक्सिस 1 लेते हैं जो कि कॉलम वाइज एडिशन करने के लिए हमारी हेल्प करेगी, तो यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं होगा और हमारे पास आउटपुट में एक नया एरे जो है वो हमारे को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एरे आ गया। इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे बार बार नहीं चाहिए होगा। जो आउटपुट हमारे पास है वो आउटपुट के अंदर हमारे पास 2 रोज और 7 कॉलम्स आ गए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सिस मेंशन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सिस 0 पे इसको कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आप इसको जानते हैं। तो जो बेसिकली हमारा कॉन्कैटिनेशन टॉपिक है वो तो सिर्फ इतना सा ही था। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं और उनकी जो एक गिवन शेप है, जैसा कि अभी मैंने आपको शेप वहाँ पर दिखाई है, ये शेप जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वहाँ पर उनके कॉन्कैटिनेशन में। तो क्या शेप को चेंज किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए हमें मेथड यूज करना पड़ता है रीशेप। रीशेपिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एरे लेते हैं C7 और C7 का आउटपुट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो रीशेप मेथड है ये किस तरह से काम करता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम जो है C7 को रीशेप करवाते हैं। अब जो यहाँ पर रीशेप है उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप इसका जो भी ऑर्डर लेंगे उस ऑर्डर का प्रोडक्ट आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर रोज लेंगे, फिर आप यहाँ पर कॉलम्स देंगे, लेकिन जो भी आपने रोज और कॉलम्स देने हैं वहां पर उसमें आप ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके इक्वल आए। मतलब इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो 6 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर जो है वो इसको 1 × 6 देते हैं तो 1 × 6 में ये एक रो बनाएगा, 6 कॉलम बनाएगा, तो आपके पास वो ही मैट्रिक्स आएगी जो मैट्रिक्स आपके पास अभी थी। इसको हम बार बार नहीं चाहते, इसको हम कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास सेम मैट्रिक्स जैसी थी, जैसा हमारा एरे था बिल्कुल वैसा ही आ गया।
लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको रीशेप करता हूँ, मैं इसको 6x1 में करता हूँ, तो अब ऐसे में हमारे पास 6 रोज बन जाएंगी और एक ही कॉलम रहेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब जो मेरे पास यहाँ पर एरे बना है, उस एरे के अंदर हमारे पास 6 अलग रोज हैं। जो भी हमारी रोज वहां पर एंड हो रही हैं वो आप ब्रैकेट्स जो हैं उनमें क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास 6 अलग अलग रोज आ गई हैं, लेकिन कॉलम अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो 2x3 लूंगा तो ये भी लॉजिकल है, क्योंकि 2x3 भी हमारे पास जो है वो 6 ही देगा हमारे को। तो ऐसा भी किया जा सकता है, हमारे पास 2 रोज जो है वो बनेंगी और 3 कॉलम बन जाएंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3x2 करूंगा तो बिल्कुल किया जा सकता है, यहाँ पर 3 रोज बन जाएंगी, 2 कॉलम्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं इसको 3x3 करूंगा, मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तो यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोज और कॉलम्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं 9, जबकि मेरे पास सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं। ये जो हमारा रीशेप मेथड है, ये रीशेप मेथड जो है इसे हम यूज कर सकते हैं वहां पर कॉन्कैटिनेशन में भी। कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको C1 और C2 जो है वो आउटपुट में दिखाए हैं, आपको याद नहीं होंगे। C1 और C2 जो है वो हमारे को ये 3x3 और 2x3 के दो हमारे को यहाँ पर एरे जो है वो दे रहे हैं। हम यहाँ पर अगर शेप की बात करें, मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी शेप जो है वो क्या दे रही है हमारे को, और इसी तरीके से इसमें भी शेप जो है ये ले लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को 3x3 और 2x3 जो है वो आउटपुट में मिल रहा था। अब बात यह है कि इनके जो कॉलम्स हैं वो क्योंकि सेम थे तो इसीलिए हम वहाँ पर रो वाइज एडिशन कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही थी वो क्या हो रही थी? वो प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर मान लो हम इसको जो है वो कॉलम वाइज ऐड करना चाह रहे थे तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पर कॉलम वाइज एडिशन करते हैं इसका, तो रोज जो हैं क्योंकि अलग अलग हैं तो वो एडिशन नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? अगर मान लो मैं यहाँ पर इसे जो है वो रीशेप कर देता हूँ, यानी C2 को मैं रीशेप करता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें रीशेप लिखता हूँ और ये मेरे पास 2x3 है, इसको मैं 3x2 कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये 3x2 मैंने किया है उसके कारण जो मेरा C2 है वो अब चेंज हो जाएगा। मैं इसको सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास यहाँ पर जो ये वाला एरे था, ये वाला एरे यहाँ पर 3x2 में अरेंज हो गया है। अब अगर मैं इसको कॉन्कैटिनेट करता हूँ इसके बाद, यानी अगर मैं यहाँ पर C लेता हूँ, इसके अंदर मैं np.concatenate जो है वो देता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास एरे हैं वो वाले एरे पास करवाता हूँ, यानी C1 और C2। और आपको मैं याद दिला दूँ कि एरर मेरे पास कैसे आया था। अगर मान लो मैं इसको जो है वो वहाँ पर कॉलम वाइज ऐड करता हूँ, यानी मैं यहाँ पर x = 1 जो है वो देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आता है। मैं आपको वो वाला एरर जो है फिर से दिखा देता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से एरर आ गया। लेकिन अब अगर मान लो मैं यहाँ पर C2 जो है इसके अंदर ये जो रीशेप मेथड है ये यूज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये जो प्रिंट है ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह से कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिना किसी एरर के वहाँ पर कॉन्कैटिनेशन जो है वो हो गया। कॉलम वाइज एडिशन जो है वो यहाँ पर अब पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि अब ये यहाँ पर C1 और C2 को कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा है। इसने C1 तो C1 ही लिया है, लेकिन C2 की जगह उसने रीशेप्ड C2 लिया है। रीशेप्ड C2 जो है उसके अंदर हमारे पास 3x2 की मैट्रिक्स है। क्योंकि वो 3x2 की मैट्रिक्स है तो वहां पर रो मैच कर रही हैं, क्योंकि पहले वाली 3x3 है, दूसरी वाली हमने 3x2 बना दी है, तो ऐसे में रोज मैच कर गई। जब रोज मैच कर जाती हैं तो वहां पर कॉलम वाइज एडिशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो होपफुली आपको रीशेप मेथड जो है वो भी समझ में आया हो, और रीशेप को यूज करके हम किस तरह से कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं वो भी आपको क्लियर हुआ हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम ये तो सीख चुके हैं कि दो अगर हमारे पास अलग अलग एरे हो तो उनको ज्वाइन कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल एरे हो तो उसको अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो कैसे करते हैं। इसके लिए जो है वो एक थोड़ा सा मैंने बड़ा एरे जो है वो लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब अगर मान लो मैंने इसको स्प्लिट करवाना है, मैं इसको जो है अभी के लिए यहाँ पर इस तरह से कमेंट कर देता हूँ। अगर हमें आउटपुट चाहिए होगा तो बाद में हम ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए एक आउटपुट बहुत है। अब हम इसको स्प्लिट करवाते हैं।
स्प्लिट करवाने में मैं सीधी प्रिंट कमांड ही देता हूँ। हम वहाँ पर अलग अलग जो मैट्रिसेस बनेंगी, जो हमारे पास एरे आएंगे, उनको हम अलग अलग नहीं ले रहे हैं। सिंपल अभी के लिए मैं आपको स्प्लिट करवा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है np.split। अब ये जो हम स्प्लिट करवाते हैं, इसके अंदर हमारे को कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास करने होते हैं। जैसे सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है हमारे पास एरे, यानी जिस भी एरे को आप स्प्लिट करवाना चाहते हैं वो आपको इसमें पास करना होगा। तो मैं C1 को करवाना चाहता हूं तो मैं C1 जो है वो पास करूंगा। इसके बाद जो है वो हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये बताना होता है कि हम स्प्लिट कहाँ कहाँ चाहते हैं। मान लो मैं इसके अंदर जो है वो 2 पुट करता हूं, तो 2 पुट करने में यहाँ पर जो हमारे पास 0 रो है और जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास अलग हो जाएगी। उसके बाद स्प्लिट आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास सेकंड वहां पर एक एरे बन जाएगा। तो इसका मतलब हम वहां पर 2 एरे बना रहे हैं, जिसमें पहला एरे जो होगा उसके अंदर रो 0 और रो 1 जाएंगे, और जो दूसरा एरे होगा उसके अंदर रो 2, रो 3 और रो 4 जाएंगे। ये जो हमारे पास रो 0, रो 1 है, ये ध्यान रखना, हम इंडेक्स नंबर जैसे होते हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे लिए वो फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो हमारे पास एक अलग वहां पर मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो हमारे पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो हैं वो अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। अब जरा देखते हैं कि किस तरह से ये आउटपुट में देगा। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एरे जो बने हैं उसने वो अलग अलग एरे नाम से दिए हैं। ये हमारे पास पहला एरे है जिसके अंदर हमारे पास 2 रोज जो हैं वो गई हैं, और जो दूसरा एरे है उसके अंदर हमारे पास 3 रोज जो हैं वो अलग हो गई हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो हमारे पास है इसको अगर हम अलग अलग असाइन करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। यहाँ पर हम 2 जो स्प्लिट एरे हैं वो लेते हैं। स्प्लिट एरे को मैं यहाँ पर SA1 देता हूँ नाम, और SA2 देता हूँ। ये हमारे पास स्प्लिट एरे 1 और स्प्लिट एरे 2 आ गए, और ये इक्वल में मैं रख देता हूँ जो भी हमारे पास np.split है। C1 के अंदर से जो भी स्प्लिट होकर आएगा वो यहाँ पर फीड हो जाएगा। जो पहला स्प्लिट है जैसा कि आप देख ही चुके हैं, ये हमारे पास इस तरह से आएगा, यानी SA1 वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और जो दूसरा हमारे पास एरे है वो SA2 वेरिएबल में स्टोर होगा। अब इनके आउटपुट जो है वो अलग ले लेते हैं। ये हमारे पास SA1 अलग आ गया, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। तो सेम आउटपुट जो आपने अभी लिया है वैसा सा ही आपके पास आउटपुट जो है वो आने वाला है। बस ये है कि अब हमारे पास 2 एरे जो हैं वो अलग से आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 अलग से एरे आ गए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने लेफ्ट में 2 यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं, 2 वेरिएबल्स लिए हैं, तो आपके स्प्लिट के बाद जो है वो 2 एरे आने चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो 1,2 इस तरह से कर दूं, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 स्प्लिट लाइन आएंगी। 2 स्प्लिट लाइन जो आएंगी वो कैसे होंगी, वो सबसे पहले रो 0 को अलग कर देंगी क्योंकि ये 1 पे एक स्प्लिट लाइन आएगी। रो 1 अलग हो जाएगी क्योंकि 2 पे हमारी स्प्लिट लाइन है, और बाकी जो बची हुई रो हैं वो अलग हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो 3 एरे बनेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर मैं सेव करके यहाँ पर रन करता हूँ तो हमारे पास एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैंने इस तरह से 2 अलग अलग नाम दिए थे, जबकि जो राइट हैंड साइड है उसमें मेरे पास 3 अलग अलग एरे आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं SA3 जो है एक और एरे लेता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 एरे बन जाएंगे, जिनमें से 2 का आउटपुट जो है वो आप देख सकते हैं। और अगर आप तीसरे का आउटपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं 3 कर देता हूँ, और अब हमारे पास तीनों के तीनों एरे जो है वो एक के बाद एक आप देख सकते हैं। ये हमारे पास पहला एरे बन गया, ये हमारे पास दूसरा एरे बन गया, और ये हमारे पास तीसरा एरे बन गया। तो स्प्लिटिंग जो होती है वो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ब्रैकेट होती है इसके हिसाब से होती है। जो भी आपके पास यहाँ पर आप नंबर लेंगे वो वाला नंबर आपके लिए आप ध्यान रखेंगे कि उससे पहले वाले जो हमारे पास रोज हैं वो वहाँ पर अलग स्प्लिट हो जाएंगे, और इसके बाद वाले रोज जो हैं वो अलग स्प्लिट होंगे। तो अब जैसे हमने 1 लिया है तो रो 1 से पहले वाला कौन सा हो गया? रो 0। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमारे पास जो है वो रो 2 से पहले वाला, यानी हमारे पास रो 1 और रो 0 ये अलग हो जाएंगे, और इसके बाद के अलग हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर जो है वो कॉमा, और आप जितने मर्जी स्प्लिट यहाँ पर चाहें उतने ले सकते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 1,2 लिया है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर थर्ड रो जो है उसको अलग कर दूँ, 4 को अलग कर दूँ, तो मेरे पास 5 अलग जो हैं वो एरे यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो है ये तो हो गया हमारे पास रो वाइज ऑपरेशन।
ये जो रो वाइज ऑपरेशन है, ये जैसा कि आपने अभी तक देखा ही होगा, हमारे पास एक्सिस 0 पे होता है और एक्सिस 0 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ली जाती है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करके रन करूँगा तो ये सेम हमारे को आउटपुट देगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है इसको एक्सिस 1 कर दूँ तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी अब वो कॉलम वाइज होगी। अब जो पहला एरे हमारे पास बनेगा उसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स देखें तो वो कॉलम वाइज आएंगे, यानी 5, 16, 33, 2 और 53, ये हमारा पहला एरे बन जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पे भी यहाँ पर एक स्प्लिट दिया हुआ है तो हमारे पास 22, 8, 1, 23, 52 ये एक एरे अलग बनेगा और बाकी जो हमारे पास दो बचेंगे ये जो है कॉलम्स, ये एक अलग एरे बनाएंगे। और आउटपुट विंडो में आप देख सकते हैं कि पहला एरे जो है उसके अंदर एक कॉलम आ गया है, दूसरा वाला जो है उसमें एक कॉलम आ गया है और जो बाकी के दो बचे हुए कॉलम थे वो हमारे पास थर्ड एरे जो है उसमें चले गए हैं। तो स्प्लिटिंग जो है वो इस तरह से काम करती है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जो है वो सिंपल स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारी मैथ्स की, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में है। इनको समझने के लिए हम यहाँ पर दो एरे जो है वो कंसिडर करते हैं। ये जो है एक एरे हमारे पास C1 जो है वो हमारा काम करेगा और एक एरे जो है वो हम ले लेते हैं A3। सेव करते हैं, रन करते हैं और ये हमारे पास दो एरे आ गए जिसमें से A3 जो है वो 1 डायमेंशनल एरे है और जो C1 है वो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। अब ये जो आउटपुट है ये मुझे नहीं चाहिए होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब जो है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले समझते हैं मैक्स और मिन, जो कि नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर हमारे मेथड्स हैं। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ और मैं A3 जो हमारा एरे है वो देता हूँ और इसके अंदर मैं मैक्स जो है वो यूज़ करता हूँ। मैक्स को यूज़ करने के लिए ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और सिंपल इसने क्या किया है, जो भी हमारे पास यहाँ पर एरे था उसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे को यहाँ पर आउटपुट में दे दिया है। अगर मान लो मैं मैक्स की जगह यहाँ पर मिन जो है वो यूज़ करूँ तो ऑब्वियस है, नाम से ही क्लियर है, ये हमारे को वहाँ पर मिनिमम नंबर दे देगा। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे पास -12 है, जो कि हमारे को आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो सम यूज़ करूँ तो सम जो है वो मुझे यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स को जोड़कर वहाँ पर जो भी आएगा वो मुझे आउटपुट में दे देगा। तो आप खुद जो है वो ये सब कुछ जोड़कर देख सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पर पाइथन पे भरोसा कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको वो ऐड करके करेक्ट सम जो है वो हमारे सामने देगा। ये जो है ये तो हमारे पास जो 1 डायमेंशनल एरे हैं उनकी बात हो गई। अगर मान लो यहाँ पर मैं 2 डायमेंशनल एरे लूँ, यानी मैं C1 लूँगा तो क्या होगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर मैक्स दूँ तो ये मैक्स में मुझे क्या देता है, मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको देखता है और उन सारे एलिमेंट्स के अंदर जो भी उसके पास सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो मुझे यहाँ पर आउटपुट में दे देता है। मिन में भी वो यही करेगा और सम में भी वो ऐसा ही करेगा। अगर मान लो मैं इसमें सम करूँगा तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वहाँ पर एडअप करेगा। वो हमारे पास किसी भी रो में हो सबको इसने ऐड किया और अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर एक जो है वो आउटपुट में दे दिया नंबर। ये जो है ये हमारे पास तब है जब हम यहाँ पर एक्सिस को मेंशन नहीं करते। अगर हम यहाँ पर एक्सिस मेंशन करेंगे तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर एक्सिस मेंशन करेंगे तो यहाँ पर वो हमारे को एक एरे देगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर मान लो मैं इसको मैक्स देता हूँ और मैक्स में मैं यहाँ पर जो है वो एक एक्सिस पास कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये डिफॉल्ट जो है वो एक्सिस 0 नहीं लेता। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एरे आ गया है। ये जो एरे है ये कर क्या रहा है, ये जो है ये हमारे पास रो वाइज ऑपरेशन कर रहा है। तो रो वाइज ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास इस रो में आप देखो, इस रो में देखो या इस रो में देखो, ऐसी जो हमारे पास 5 रो हैं उनमें आप कहीं पर भी देखेंगे तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारा उसके अंदर 53 आपको सबसे बड़ा मिलेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो रो है यहाँ पर आप देखेंगे एक रो आ गई है 4 कॉलम की और हर एक कॉलम में से उसने सबसे बड़ा जो है वो हमारे को दे दिया है नंबर। तो मैक्स जो है वो इस तरह से काम कर रहा है, हर एक रो के एलिमेंट देख रहा है वो और आपस में कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर अब उसने सेकंड कॉलम के अंदर भी हर रो को वहां पर देखा और इसमें सबसे बड़ा उसको 52 मिला तो उसने मुझे आउटपुट में 52 दे दिया। इसी तरीके से फिर उसने 49 दिया और जो फोर्थ कॉलम है उसमें भी उसने हर एक रो को चेक किया और हर एक रो में चेक करके उसे 15 सबसे बड़ा मिला तो उसने मुझे आउटपुट में 15 दे दिया। अगर मैं यहाँ पर जो है वो 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर अब कॉलम वाइज ऑपरेशन होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो अब ये चेकिंग जो है वो कॉलम के अंदर करेगा। मतलब वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पहली रो के अंदर सारे कॉलम चेक करेगा
और सारे कॉलम्स को चेक करने के बाद उसको अगर 22 यहाँ पर सबसे बड़ा मिलेगा तो वो मुझे 22 जो है वो आउटपुट में दे देगा। फिर वो सेकंड रो के अंदर जाएगा और यहाँ पर सारे कॉलम जो है वो चेक करेगा। सारे कॉलम जब चेक करेगा तो उसे 37 जो है वो सबसे बड़ा मिलेगा, तो वो मुझे यहाँ पर 37 दे देगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो मुझे आउटपुट मिलते रहेंगे। सेम हमारे पास जो है वो मिन में होने वाला है। अगर मैं मिन करूँगा तो भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट आएगा, और अगर मैं यहाँ पर सम करूँगा तो भी हमारे पास आउटपुट जो है वो वहाँ पर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सिस 1 दी है तो ऐसे में यहाँ पर कॉलम वाइज एडिशन होगा। अब कॉलम वाइज एडिशन होगा तो ये फर्स्ट रो में जाएगा और सारे के सारे कॉलम एलिमेंट्स जो हैं उनको वो वहाँ पर ऐड करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक्सिस 1 है, तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास कॉलम वाइज एलिमेंट हमारे को क्या दे रहे हैं, 5 + 22 27 + 7 34 + 4 38। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 38 आ गया। फिर यहाँ पर जो है फिर से कॉलम वाइज एडिशन होगा, रो सेकंड के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे और हमारे पास इस तरह से ये दे देगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो एक्सिस 0 दूंगा तो यहाँ पर रो वाइज एडिशन होगा। रो वाइज एडिशन होगा तो अगर मान लो उसने फर्स्ट कॉलम का यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले वो फर्स्ट कॉलम के लिए वो सारी रोज के अंदर जाएगा, ये सारे के सारे जो है इन्हें आपस में वो ऐड करेगा और मेरे पास जो भी आउटपुट है वो दे देगा। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ और ये आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सबसे बेसिक जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होते हैं, मैक्स, मिन और सम है, वो हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स की। पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स, जब कभी भी स्टैटिस्टिक्स हमारे दिमाग में आती है तो सबसे छोटा अगर हमसे कोई फंक्शन बोलेगा तो वो हमारा मीन होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं मीन लेता हूँ तो मीन भी कुछ ऐसे ही काम करेगा, यानी वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो C1 के देखेगा और उन सबका एक मुझे मीन निकाल कर यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर उसने टोटल जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमारे C1 के अंदर वो सारे देखे और अल्टीमेटली मुझे मीन दे दिया। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर एक्सिस जो है वो पास करूँगा तो ऑपरेशन बिल्कुल वैसा सही हो जाएगा जैसा हमारा वहाँ पर मैक्स, मिन या सम में हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर इसके आउटपुट लेता हूँ। तो अब मेरे पास क्या हुआ है, अब मेरा वहाँ पर रो वाइज मीन आया है, यानी जो भी हमारा कॉलम 1 है उसके वहाँ पर अलग अलग रो के एलिमेंट्स उसने लिए, इन सब का मीन निकाला और इन सब का मीन मुझे यहाँ पर इस तरह से दे दिया। और फिर ऐसे ही कॉलम 2 में गया, वो उसमें अलग अलग रो में गया, अलग अलग रो के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका मीन निकाला और मुझे ये दे दिया। तो इस तरह से मुझे मीन मिल जाता है। और अगर मान लो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन चाहता हूँ तो मेरे पास कीवर्ड होता है STD। अगर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। तो इस तरह से हम हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज यहाँ पर पाइथन के अंदर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसी के साथ हम हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि numpy मॉड्यूल को यूज करके हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, यानी हम वहाँ पर डेटा जो है वो फाइल से किस तरह से प्रोग्राम में ले जा सकते हैं या प्रोग्राम में से डेटा जो है वो किस तरह से किसी फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि मैंने एक फाइल ली हुई है यहाँ पर। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या है। सिंपल, इसके अंदर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं जो कॉमा सेपरेटेड हैं। हाँ, एक स्पेस भी है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो रोज हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इंटीजर्स और फ्लोट वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हमारी फाइल का। अब जरा चलते हैं यहाँ पर, और ये जो हमारे पास प्रोग्राम है इसके अंदर जो भी डेटा है उसको किस तरह से लेकर आएँ उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, डेटा एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, आप जो भी नाम चाहें वो आप ले सकते हैं। इसमें हम np.loadText ये लेंगे। इसके बाद इस मेथड में आपने जो आपकी फाइल है उसका नाम पेस्ट करना है पाथ के साथ में। अगर आपकी फाइल जो है वो उसी लोकेशन पे है जहाँ पर आपकी पाइथन फाइल है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको पूरी की पूरी वहाँ पर पाथ जो है वो देनी होगी। जो पूरा पाथ है हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे मैं यहाँ पर सिंपल कॉपी करता हूँ और एक स्ट्रिंग के अंदर ये वाला जो पाथ है इसको इस तरह से पास कर देता हूँ। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बैकस्लैश मिलेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पर बैकस्लैश जो है वो काम नहीं करते। पाइथन में मुझे यहाँ पर स्लैश जो है वो देने पड़ेंगे पाथ के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जितने भी बैकस्लैश हैं उनको मैं चेंज कर देता हूँ स्लैश के साथ में। ये हमारे पास हो गया और ये मेरे पास जस्ट लोकेशन है, यानी ये फोल्डर है जहाँ पर मेरी फाइल है, ये फाइल नहीं है। फाइल मुझे कैसे मिलेगी, अगर मैं यहाँ पर एक स्लैश दूंगा
तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्राम जो है वो मुझे फाइल के नाम जो है वो सामने दे देगा। इन केस आपका वहाँ पर जो idle है वो इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पर नाम जो है वो पूरा देना पड़ेगा, और नाम जो है उसमें एक्सटेंशन जरूर मेंशन करनी है, यानी .txt जो है वो आपको साथ में देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो वो वहाँ पर फाइल को लोड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपरली यहाँ पर पाथ दे भी दें, अगर मान लो हमने फाइल का नाम भी प्रॉपर दे दिया है, लोडिंग अभी भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको सारे फैक्टर्स एक एक करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेटा जो है ये इस तरह से प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा तो आपके पास एक एरर आएगा, और आप देख सकते हैं आपके पास ये आपके सामने एरर है। इस एरर में आपको वहां पर बताया जाएगा कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे हमने कब कहा कि फ्लोट में कन्वर्ट करो? तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब कभी भी टेक्स्ट आता है तो ये जो लोड टेक्स्ट मेथड है ये वहां पर डेटा को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने पहले ही देखा था कि ABCDE जो हमने लिए हैं फाइल के अंदर वो हमारे पास स्ट्रिंग है। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने वहाँ पर कॉमास लिए थे। कॉमास जो हैं वो भी वहाँ पर स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो प्रेजेंट है उसके कारण ये जो है ये हमारा टेक्स्ट लोड नहीं हो पा रहा। लेकिन अब हम इसको एक चीज़ बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमें वहाँ पर फ्लोट में नहीं चाहिए डेटा, मतलब हम यहाँ पर डी टाइप जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो मैंने डी टाइप दिया और डी टाइप के अंदर str जो कि स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो मैंने दे दिया, तो अब इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फ्लोट हो, इंट हो या स्ट्रिंग हो, उसका एक कॉमन कन्वर्जन स्ट्रिंग के अंदर किया जा सकता है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि हमारे पास सारे का सारा डेटा जो है वो इस तरह से आ गया है। अब अगर मान लो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो मेरे पास ABCD यहाँ पर जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको मैं हटा ही दूं, मुझे नहीं चाहिए ये, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है मैं इसको स्किप रो कर सकता हूँ, स्किप रोज इक्वल्स 1। अब इससे क्या होगा, इससे जो मेरी पहली रो है वो यहाँ से हट जाएगी, मतलब डेटा जो है वो लोड तो होगा लेकिन मेरे वेरिएबल के अंदर जो डेटा जाएगा उसके अंदर पहली वाली रो जो है वो नहीं जाएगी। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि पहली वाली रो जो है वो हट गई है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है डेटा टाइप जो है इसको मैं हटा देता हूँ तो एरर अभी भी आएगा। अब क्यों आएगा एरर? क्योंकि अभी जो हमारे पास डेटा बचा है इसके अंदर 1, 98, 3, 56 ये जो नंबर्स हैं ये तो कन्वर्ट हो जाएंगे वहां पर आराम से फ्लोट में, लेकिन इनके साथ में ये जो हमारे पास कॉमास हैं ये यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया। लेकिन अब अगर मान लो हम यहाँ पर डेटा देखें तो हम ये कहेंगे कि हमने कॉमा तो जस्ट सेपरेशन के लिए दिए थे, तो ये जो हमारे पास सेपरेशन के लिए हमने कॉमा दिए थे ये हमारे को यहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो हम बताएं कैसे? तो हम यहाँ पर जो है स्किप रोज के बाद ऐसा करते हैं, डिलिमिटर लेते हैं, डिलिमिटर, और डिलिमिटर के अंदर हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कॉमास हैं उनको वो वहाँ पर स्ट्रिंग की तरह यूज़ ना करे बल्कि एक डिलिमिटर की तरह यूज़ करे। तो अब अगर मैं सेव करके यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो हट गई है। क्यों हट गई है? क्योंकि अब जो है वो कॉमास को वहाँ पर डिलिमिटर की तरह वहाँ पर ट्रीट कर रहा है, मतलब जो सेपरेटर है, जो वहाँ पर डेटा जो है उसको सेपरेट करने में वहाँ पर हेल्प कर रहा है। अब इसके बाद जो है और क्या किया जा सकता है, मान लो मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं उनके अंदर ये जो हमारे पास रोज़ हैं, मेरी जो फाइल की वहाँ पर रोज़ थी वो मुझे कॉलम की तरह चाहिए, मतलब मैं ट्रांसपोज चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और मेरे पास कीवर्ड है, वो क्या है, अनपैक। ये जो आर्ग्यूमेंट है मेरा, अगर मान लो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा डेटा जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया। जो ये मैट्रिक्स आई थी उस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज थी और 5 कॉलम्स थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरे पास अब 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपने यहाँ पर सीखना है कि एक एक करके हमारे पास ये जो है वो कैसे काम करते हैं। स्किप रोज जो है वो वहाँ पर रोज को स्किप करने में काम आता है। अगर मान लो मैंने एक रो स्किप करनी है तो मैं वहाँ पर 1 लिखूंगा, अगर मैंने वहाँ पर 2 रो स्किप करनी है, मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको, तो अब मेरी वहाँ पर 2 रो जो है वो स्किप हो गई, और 2 रो स्किप होने के बाद जो है वो यहाँ पर अनपैक मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया। और इसके बाद होता है मेरा डी टाइप। डी टाइप जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर इंट दे सकता हूँ, फ्लोट दे सकता हूँ और स्ट्रिंग दे सकता हूँ।
फ्लोट मुझे देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फ्लोट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हाँ, इंट और स्ट्रिंग जो है वो दिए जा सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी मेरे पास फ्लोट वैल्यूज़ थी अब वो वहाँ पर इंटीजर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं। इंटीजर के अंदर कैसे कन्वर्जन होती है वो आपने समझना है, तो सिंपल आप ये समझ लीजिए अभी कि आपके वहाँ पर जो भी डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जो भी हमारे पास वहाँ पर इंटीजर हैं सिर्फ वो बचेंगे और जो भी डेसिमल और डेसिमल के बाद के वहाँ पर नंबर्स हैं वो हट जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इंटीजर कन्वर्जन हो जाती है। और स्ट्रिंग जो है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास प्रोग्राम में कुछ डेटा है जिसे हम वहाँ पर फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जा सकता है। उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सिमिलर सा एक मेथड है। हम यहाँ पर जो मॉड्यूल है np वो लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेथड है वो है save txt। इसके अंदर जो है वो हमने वहाँ पर फाइल के पाथ के साथ में फाइल का नाम जो है वो पास करना है। हम एग्जैक्टली यही ले लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास फाइल 01 है इसको मैं बदल देता हूँ, फाइल 02 कर देता हूँ। फाइल 01 वो है जिसमें से हमने वहाँ पर डेटा लिया था। फाइल 02 मैं एक नई फाइल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं डेटा जो है वो सेव करना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो लोकेशन है वो दिखा देता हूँ। अभी के लिए अगर हम इस लोकेशन पे जाएं तो हमारे पास सिर्फ एक फाइल है, लेकिन जब हम यहाँ पर ये जो कमांड है इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसके अंदर हमने डेटा जो है वो पास नहीं किया है। तो हमारे को यहाँ पर जो है वो पहले डेटा पास करवाना होगा। हम यहाँ पर कॉमा लेंगे और इस तरह से हम डेटा जो है उसको पास करवाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं उनके अंदर हमने डी टाइप जो है वो इंटीजर लिया हुआ है, और जो हमारे पास स्किप रोज हैं वो हमारे पास 2 हैं। जो हमारे पास प्रिंट आएगा वो क्या आएगा वो आप देख ही सकते हैं। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है ये वाला डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ वेरिएबल में, और ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ उसे मैंने यहाँ पर पास करवाया। इस मेथड में जब भी आप डेटा को पास करवाते हैं तो वो इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। अब चलते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पर हमारे पास फाइल 01 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक नई फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। जरा इसे ओपन करके देखते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो वाली वैल्यूज़ अपने आप आ गई हैं। यहाँ पर 2 जो है ये हमारे पास आ गया है, 3 जो है वो आ गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ये अलग सी वियर्ड सी वैल्यू क्यों है। ये हमारे पास इस तरह से जो है वो क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो कोई भी हमारा डेटा होता है वो हमेशा स्टोर किया जाता है फ्लोट वैल्यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप फ्लोट वैल्यूज़ में नहीं चाहते डेटा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे। अब यहाँ पर जो है वो हम फॉर्मेट को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो वहाँ पर फ्लोट में ना जाए, स्ट्रिंग में जाए, तो हम वहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डी टाइप से नहीं। इसके लिए हमें जो है वो fmt ये कीवर्ड जो है वो यूज़ करना होगा। fmt की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्ट्रिंग में जाती है। यहाँ पर पहले आप परसेंटेज साइन देंगे, इसके बाद i या फिर f या फिर s ये देकर हम वहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ नहीं देते तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फ्लोट के अंदर गया था डेटा। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स के अंदर चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर i जो है वो पास करूँगा। अब मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ और अब मैं फिर से उसी लोकेशन पे जाता हूँ। इस लोकेशन पे हमारे पास जो फाइल है इसे ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पर इंटीजर्स के अंदर जो है वो स्टोर हुआ है। अब अगर मान लो यही डेटा जो है उसको मैं स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर s जो है ये दे देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ और फिर से हम उसी लोकेशन पे जाके अपनी फाइल देखते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो स्टोर हो गया है। लेकिन अब ये जो डेटा है इससे पहले जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया था ये उसके जैसा ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जो है वो देखकर नहीं बता सकते कि आपके पास इंटीजर और स्ट्रिंग के अंदर क्या फ़र्क है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर अगर मान लो मैं ई लिखता हूँ या फिर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग नोटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मुझे कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आप यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये डेटा आपने कहीं पर लोड किया प्रोग्राम में तो ये जो है वो स्ट्रिंग डेटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। तो इसको अभी के लिए जो है वो क्लोज कर देते हैं, सेव नहीं करते यहाँ पर। और अब जो है इसके अंदर एक और नई चीज़ जो है वो सीखते हैं, वो क्या है? डिलिमीटर। डिलिमीटर जो है जो हमने लोड टेक्स्ट के अंदर यूज़ किया था ऐसा ही हम सेव टेक्स्ट में भी कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर मान लो हम डिलिमीटर जो है वो लेते हैं और डिलिमीटर के अंदर हम यहाँ पर जो है जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। अभी के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर 2 टैब देते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो 2 टैब से सेपरेट हो जाएंगे। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ और फिर से चलते हैं लोकेशन पे। यहाँ पर जो है देखते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो कैसे चेंज हुआ है और आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 टैब आ गए हैं बीच में। अब 2 टैब के बाद जो है वो हमारा दूसरा एलिमेंट जो है वो आ रहा है हर जगह। अब इसे क्लोज करते हैं और वापस चलते हैं हमारा जो प्रोग्राम है उस पर। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक की, यानी जेन फ्रॉम टेक्स्ट। अब ये जेन फ्रॉम टेक्स्ट मेथड जो है ये है क्या? ये लोड टेक्स्ट के सिमिलर ही एक मेथड है। अब बात है कि अगर सिमिलर मेथड है तो इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत को अगर आपने समझना है तो लोड टेक्स्ट की प्रॉब्लम को समझना होगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास फाइल 1 है, उसका मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है। ये हमारे पास जो भी हमारे पास फाइल है उसके अंदर जो भी हमारा डेटा है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके दे रहा है और ये हम देख चुके हैं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ से ये डी टाइप जो है इसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये यहाँ पर इस सबको जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्जन नहीं हो सकता इसके कारण ये हमारे को यहाँ पर एक एरर दे देता है। अब इसमें अगर मान लो हम जेन फ्रॉम टेक्स्ट जो है वो यूज़ करते हैं, जेन फ्रॉम टेक्स्ट, तो क्या होता? तो ये यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करता, यानी यहाँ पर वो एरर जनरेट नहीं करता, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आप देखेंगे कि कुछ अलग आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास NaN इस तरह से आ गया। अब ये NaN क्यों आया है? क्योंकि ये हमारे को बताना चाह रहा है कि ये एक नंबर नहीं है। मैं आपको फाइल जो है वो दिखा देता हूँ। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसी तरीके से ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो 1 होने के बाद भी क्योंकि यहाँ पर ये कॉमा है, इसके कारण ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है और ये हमारे को बोल रहा है नॉट अ नंबर। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो हर जगह जहाँ पर भी ये कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है वहाँ पर हमारे को नॉट अ नंबर दे रहा है। ये जो हमारे पास लास्ट नंबर है इसके बाद में कॉमा नहीं है, तो इसके बाद क्योंकि कॉमा नहीं है और जो स्पेस होते हैं वो स्टैंडर्ड डिलिमीटर होते हैं, तो स्पेस जो है उसको तो कोई भी लैंग्वेज हटा देती है, लेकिन जो हमारे पास नंबर है उस नंबर को वहाँ पर रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 78 है, इसके साथ में कॉमा होने के कारण ये वाला नंबर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरर नहीं आया, मतलब प्रोग्राम के अंदर हमारे पास आउटपुट आया है, एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई ऐसा एरर जनरेट नहीं हुआ जिसके कारण जो हमारा प्रोग्राम है वो ब्रेक करे। अब ये जो हमारे पास जेन फ्रॉम टेक्स्ट है, इसके अंदर अगर मान लो हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें जिसमें हमारे पास ये नॉट अ नंबर में आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कॉमा को वो डिलिमीटर की तरह यहाँ पर ट्रीट करें, और वो कैसे करते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। सिंपल हमारे को यहाँ पर डिलिमीटर के अंदर जो है ये बताना पड़ता है कि कॉमा जो है वो जस्ट एक सेपरेटर है। अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो भी नंबर्स थे उसने वो वाले नंबर्स हमारे को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करके हमारे सामने दे दिए हैं। मतलब अब ये आराम से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि कौन सा वहाँ पर नंबर है और कौन सा वहाँ पर नंबर नहीं है। ऊपर वाली जो रो थी उसमें हमारे पास नंबर नहीं थे, तो उसने वहाँ पर NaN जो है वो दे दिया। अब एक और प्रॉब्लम है जो हमारे पास लोड टेक्स्ट के अंदर होती है, वो क्या है? अगर मान लो हम हमारी फाइल पे चलते हैं पहले, और इस फाइल के अंदर जो है ऐसा करते हैं, एक नंबर जो है इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये जो नंबर हमने डिलीट किया है इसको हम सेव करते हैं, इसको क्लोज करके वापस अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पर जो लोड टेक्स्ट है वो लेते हैं, पहले सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आ गया है। अब ये जो एरर है इसके अंदर हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि वो वहाँ पर जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो क्या है उसको समझना है तो पहले आपको ये वाली प्रॉब्लम को हटाना होगा। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास जो है वो स्किप रोज मेथड है, स्किप रोज मेथड भी है, और हमारे पास जो डी टाइप है उसको अगर हम चेंज करें तो वो वाला मेथड भी है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर डी टाइप जो है वो चेंज कर देते हैं, डी टाइप जो है वो हम str ले लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब आप देखेंगे कि अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है यहाँ पर रॉन्ग नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये यहाँ पर हमारे को रॉन्ग नंबर ऑफ कॉलम्स दे रहा है, जो हमने वहाँ पर एक एलिमेंट वहाँ पर डिलीट किया है उसके कारण।
अब अगर मान लो ये हमारे पास जेन फ्रॉम टेक्स्ट होता तो क्या होता, यहाँ पर हम इसको जेन फ्रॉम टेक्स्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम जो है इसमें, ये जो हमारे पास जी टाइप है इसको देने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है यहाँ पर अब कॉमास की रह जाएगी। अब इधर मैं सेव करता हूँ, पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है वो हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास 4 कॉलम जो है वो हैं 5 की जगह। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिमिलर सा ही एक एरर है, मतलब जो वैल्यू एरर था बिल्कुल वैसा सा ही एक एरर यहाँ पर है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है इसको डिलिमिटर बता देता हूँ कि हमारे पास जो कॉमास हैं वो यहाँ पर डिलिमिटर हैं। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब इसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैंने वहाँ पर एक नंबर डिलीट किया है। जो नंबर मैंने डिलीट किया है उसे यहाँ पर उसने जो है वो NaN इस तरह से ले लिया है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं तो भी हमारे पास NaN आया है, और यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टर है जिसको वो नंबर की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है उसमें भी NaN आया है। अगर मान लो हम यहाँ पर फिलिंग वैल्यूज जो हैं बदलना चाहते हैं, फिलिंग वैल्यूज ये NaN जो है फिलिंग वैल्यू ये, अगर मान लो हम चाहते हैं कि फिलिंग वैल्यू बदल जाए तो हमारे पास जो है वो मेथड होता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम फिलिंग वैल्यूज जो है वो इसको पहले बताएंगे इस तरह से फिलिंग अंडरस्कोर वैल्यूज, और अब हम जो भी यहाँ पर फिलिंग वैल्यू देंगे वो वाली वैल्यू यहाँ पर NaN में आ जाएगी। मान लो मैं यहाँ पर 100 जो है वो पुट करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे जहाँ पर भी मेरा ये NaN है वहाँ पर मेरे पास 100 जो है वो आ गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ को अपने हिसाब से फिल करवा सकते हैं। जो हमारे पास स्किप रोज मेथड होता है वो इसके अंदर जो है वो स्किप हेडर हो जाता है। अगर मान लो हम पहली वाली रो जैसे नहीं चाहते तो हम इस तरह से यहाँ पर स्किप अंडरस्कोर हेडर और इसके अंदर वैल्यू जो है वो 1 दे देते हैं। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे स्किप रो काम करता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर स्किप हेडर काम करता है। तो जेन फ्रॉम टेक्स्ट जो है वो लोड टेक्स्ट के जो मेथड्स होते हैं वो वाले मेथड्स तो यहाँ पर यूज़ में लाता ही है, लेकिन उसके एडिशनली काफ़ी ऐसे मेथड्स हैं जो एरर रिमूविंग है। मतलब ऐसे मेथड्स जो वहाँ पर एरर हमारे को दे रहे थे लोड टेक्स्ट में वो वाले अब यहाँ से हट जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है वो लोड टेक्स्ट से थोड़ा सा बेटर माना जाता है। और बस इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।